हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं ब्रजेंद्र आप सभी का फिजिक्स एरिया में स्वागत करता हूं मेरे भाई। स्वागत करता हूं मेरे भाई। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा कि हम आपको सीरीज चला रहे हैं अनसॉल्व पेपर की। क्या करा रहे हैं? सीरीज करा रहे हैं। इससे पहले हमने क्या किया था, 2024 का एक पेपर बोर्ड का लिया था, उसको पूरी तरह से सॉल्व किया। आज हम 2025 का एक पेपर लिए हैं जिसका कोड है 346JW। इसका हम क्या करेंगे, फुल सोल्यूशन करने वाले हैं मेरे भाई। क्या करने वाले हैं? फुल सोल्यूशन करने वाले हैं। एक एक प्रश्न क्या है, बढ़िया से करेंगे। और मैं इसमें देखना, मैं आपको बताऊंगा 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कई बार रिपीट हुए हैं, एज इट इज सेम टू सेम। तो भैया बोर्ड का अगर अनसॉल्व पेपर जो पिछले 2-3 सालों का है वो आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन का पूरी तरह से आइडिया हो जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम मिलते हैं। मैं निगमन की बात करूं तो निगमन तो भाई सेम टू सेम मिलता है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, सेम टू सेम। तो भैया हम क्या करेंगे, आज उसको बहुत ही अच्छे से क्या करेंगे, तैयार करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग अपनी कॉपी अपना पेन लेके भैया तैयार हो जाओ, मेरे साथ साथ लिखते चलो, पढ़ते चलो और मचाते भी चलना है, क्योंकि एग्जाम फोड़ना है। मैंने जैसे बोला था कि 95+ जितनी मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, आप एक एक चीज तैयार करो। 90+5 मार्क्स लाना है तो लाना है। ठीक है मेरे भाई। तो आइए बढ़ते हैं अपने पेपर पर। पेपर हमारा क्या है मेरे भाई? पेपर हमारा है 2025 का भौतिक विज्ञान, JW 346JW। 70 नंबर का पेपर है, तो 70 नंबर को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे मेरे भाई, कवर करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या होता है पता है आपका? क्या होता है? ऑप्शनल क्वेश्चन। अनुक्रमांक आपको यहाँ पे भरना ही पड़ता है, ये भर देते हो। नाम भरना पड़ता है, ये आप भर ही देते हो। अच्छे से आपको सब कुछ पता है ये सब, क्योंकि हर पेपर में हमने लगभग बता दिया है कि कैसे क्या किया जाएगा, भरा जाएगा। और पिछले अगले वाले वीडियो में हम एक कॉपी लाएंगे, कॉपी में क्या क्या कौन सी चीजें फिलअप करना है, भरना है, वो सारी चीजें भी हम लोग आपको दिखाएंगे। तो आइए सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपको पता है कि 4 से 5 खंडों में होता है, प्रत्येक खंड को हम अलग अलग कॉपी करके क्रॉप करके लगाए हैं। अलग अलग प्रश्नों का क्या करेंगे, आंसर करेंगे मेरे भाई। तो आइए सीधे चलते हैं मेरे भाई। पहला प्रश्न रहा, ये रहेगा खंड आ है। क्या है आपके पास? खंड आ। सारे प्रश्न का सॉल्यूशन मैं लगाते ही चलूंगा, एक एक प्रश्न का। खंड आ है, देखो पहला प्रश्न है क्या, पहले सुनिएगा, आप ध्यान से सुनिएगा भाई, एक एक प्रश्न आपको पढ़ के सुना दूंगा। ठीक है, पहला प्रश्न है आपके पास क्या, क्या है पहला प्रश्न? कि आवेश क्यों चुंबकीय क्षेत्र बी के अनुदिश v चाल से प्रवेश करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र में बल का मान क्या होगा, या बल कितना होगा, या बल क्या होगा, बताइए भाई। सबसे पहले आप कमेंट करिए कि चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, फिर हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे, क्या आप बताएंगे? तो भैया हमारे पास प्रश्न क्या है, एक का। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोगों का आंसर जो क्यों वीबी आ रहा है वो गलत है। क्यों वीबी जो आंसर दे रहे हैं उनका क्या है, गलत है। क्यों गलत है, ध्यान से सुनना। प्रश्न में ही आंसर है, कह रहा है कि जो आवेश है ना, चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश v चाल से चल रहा है, मतलब जिस तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है उसी तरफ आवेश का वेग भी है। देखो हमें पता है फार्मूला हमारा होता है F बराबर, सबको अच्छे से पता है कि फार्मूला जो हमारा होता है F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा होता है। लेकिन थीटा क्या है, वेग और वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और वेग के बीच का जो कोण है वही क्या होता है, हमारा थीटा। लेकिन यहां पे ये कह रहा है कि जो आवेश है वो विद्युत क्षेत्र, जो आवेश है वो चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश v वेग से गति कर रहा है, मतलब उसी की दिशा में गति कर रहा है। इसका मतलब थीटा हमारा कितना है, 0 है। और साइन 0 का मान जब 0 रख देंगे यहाँ पे, साइन 0 0 हो जाएगा, तो लगने वाला जो हमारा बल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, 4। ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, 4। क्या आप इतनी बातें कर पाएंगे? यस सर, यस सर, यस सर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मतलब खा, एक का खा। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। कि कह रहा है कि के परावैद्युतांक वाले माध्यम में दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल F1 है। ठीक है, माध्यम बदल देने पर उनके बीच लगने वाला जो स्थिर वैद्युत बल है वो F2 हो जाता है। तो माध्यम का परावैद्युतांक निकालना है। तो भैया जो पहले माध्यम के लिए जो F1 है, जो आपका वो F1 है जब माध्यम में है, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के है, छोटा के है। ठीक है सर, इंटू क्या है, Q1 Q2 बटे R है। माध्यम बदल देने पे, पहले वाले बल का F1 बोला गया, माध्यम बदल देने पर, माध्यम बदल देने पर F2 क्या हो जाता है, कह रहा है
कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माध्यम बदल देंगे तो परावैद्युतांक मतलब के भी बदल गया तो इसको हम के डैश मान लेते हैं। आवेश तो Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर भी होगा, आर स्क्वायर होगा। हमें क्या करना है, संबंध निकालना है, तो भाग कर दो, F1/F2 कर दो। यहाँ पे क्या कर देते हैं, F1 अपान क्या कर देंगे, F2 कर देंगे। तो भाई F1 क्या होगा, F1 में हम भाग करेंगे, F1 हमारा है Q1 Q2 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल के। जब F2 का भाग करेंगे तो ये पलट के लिए फूटेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डैश, और नीचे आर भी था यहाँ पे। चलिए चलिए, ये वाला आर तो ऊपर चला जाएगा और इसका आर जो नीचे वाला है वो आर स्क्वायर यहाँ बचा है, और नीचे Q1 हो जाएगा Q2। पहले में दूसरे से भाग कर दो, पहले में दूसरे से हमने क्या कर दिया, भाग कर दिया। भाग करने पे सारी चीजें लगभग Q1 से Q1 Q2 कट गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कट गया। बचा क्या, बचा आपका F1/F2 बराबर क्या बचेगा, के डैश बटे के बच रहा है, तो के डैश निकालना है, तो के डैश बराबर क्या कहेंगे, F1 के बटे F2, यही तो होगा। क्या ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है, क्या ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है? जी सर, जी सर, जी सर, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर आपका 3 सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या है, सही जवाब। ये आपका ऑप्शन नंबर तीसरा का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब इसको मैं मेट रहा हूं, अगले क्वेश्चन करते हैं। इसको मैं हटा रहा हूं यहां से, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, एक का गा। क्वेश्चन क्या है हमारा, एक का गा। आइए देख लेते हैं भैया, एक का गा क्या है। एक के गा में क्या है, 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस, 12 सेंटीमीटर दूरी की फोकस दूरी के, सॉरी, 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में रखा जाए तो फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए भैया, हाँ, गा का क्या है, क्वेश्चन नंबर गा है। अवतल लेंस के लिए जो F1 है वो कितना हो जाएगा भैया, -18 सेंटीमीटर, और जो F2 हो जाएगा वो उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी क्या होती है, प्लस में होती है, 12 सेंटीमीटर। और जो संपर्क में रखने का जो फार्मूला, तो 1/F बराबर होता है 1/F1 प्लस 1/F2। इसी पे मान रख दो दोनों का, तो साइड में सॉल्व कर देते हैं। 1/F बराबर क्या होगा, 1 माइनस है F1 का मान, ये हो जाएगा 18, कट जाएगा ना, ये हो जाएगा 18, और F2 का मान प्लस में है, ये एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा एलसीएम, 36 हो जाएगा, हो जाएगा आपका एलसीएम 36, 36 तो यहाँ हो जाएगा 18 दूना 36, और बढ़ती आई 36, तो बराबर 1/36 आ जाएगा। यही तो होगा, यही तो होगा F1, ठीक है। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। लेकिन कौन सा सही है, ये तो सही है ना। टिक 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 टिक। 1/F बराबर क्या हो जाएगा, 1/F बराबर हो जाएगा -1/36, तो F बराबर क्या हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर। आपका यही क्या है, सही आंसर है। यही आपका क्या है, सही जवाब है। यही आपका क्या है मेरे भाई, सही जवाब है। क्या इतनी बातें क्लियर हो रही हैं, बोलो जी बोलो, क्या इतनी बातें क्लियर हो रही है? अरे बोलते नहीं हो सर, अरे बोलते नहीं हो जी, बोलो यस सर, यस सर, यस सर। क्या बढ़ जाए आगे, क्या आगे बढ़े, चलो इसको भी हटा रहे हैं, ये सब आप कर ही लोगे। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, हाँ, कहा गया पश्च अभिनति में आदर्श पीएन संधि डायोड का प्रतिरोध कितना होता है। तो देखो, पश्च अभिनति में हम आपको बता दें कि धारा का प्रवाह नहीं होता, लगभग उसमें धारा नगण्य होती है। क्यों होती है, क्योंकि उसका जो प्रतिरोध है ना वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उसका जो प्रतिरोध है ना मेरे भाई बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए वो क्या होता है, अनंत होता है। यानी कि बहुत ज्यादा प्रतिरोध, ज्यादा मतलब अनंत होता है, तो प्रतिरोध अनंत हो जाता है, इसलिए पश्च अभिनति में धारा का प्रवाहित नहीं होती, धारा प्रवाहित नहीं होती, किसके कारण, प्रतिरोध अनंत होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब। कितना प्रतिरोध होता है पश्च अभिनति में, अनंत, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर अंगा, किसी चालक तार का प्रतिरोधकता किस बात पर निर्भर करती है। सबको पता है, चालक तार के पदार्थ पर, तो डायरेक्ट ऑप्शन मार दे, खत्म, चालक तार के पदार्थ पर, ठीक है। प्रतिरोधकता है, प्रतिरोध नहीं है, तो प्रतिरोधकता केवल चालक तार के
पदार्थ पर या प्रकृति पर उसके निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या क्या है? 1.5 विद्युत वाहक बोल्ट के सेल को 1.9 ओम बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर प्रवाहित धारा 0.75 एम्पियर है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो आइए निकाल लेते हैं भैया इसको। चार वाला क्वेश्चन भी हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। देखो कि ई जो दिया है वो 1.5 वोल्ट दिया है, बाह्य प्रतिरोध का मतलब कैपिटल आर 1.9 दिया है, धारा दी गई है कितनी है 0.75 एम्पियर दिया है, ये है ये। आर हमसे पूछ रहा है भैया, तो फार्मूला होता है क्या, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर बराबर होता है ई अपान आई। ठीक है, ई अपान आई। तो भैया ऐसे कह दो, आर अगर हम आर बराबर कहेंगे, थोड़ा सा फार्मूला बना लिया जाए, तो ये हो जाएगा माइनस आर हो जाएगा, आर उधर चला गया। अब यहां से आर का आई मान रख दो 1.5 बटे 0.75, ये हो जाएगा माइनस 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 आर का मान कितना है 1.9। तो यहां से हम अगर देखें थोड़ा से, ये देखो एक पॉइंट से एक पॉइंट कट जाएगा, नीचे 10 बचेगा और 10 ऊपर चला जाएगा 150। तो आर बराबर हो जाएगा 150 बटे 75 माइनस 1.9 है। ठीक है, दिख रहा है सबको? नहीं दिख रहा है? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैं पूरा लिख रहा हूँ। इसको थोड़ा और इधर कर दो। ठीक है, अब दिखेगा। देखो यहां से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं आर बराबर क्या होगा, 1 दशमलव कट जाएगा, लेकिन एक बचेगा नीचे ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 150। 150 बटे क्या हो जाएगा 75, माइनस कितना है अपना, अपना माइनस कितना है 1.9। अब दिख रहा होगा। तो 75 दूना कितना हो जाएगा 150, 75 दूना कितना हो जाएगा 150, 150 माइनस 1.9 घटा देंगे तो दशमलव कितना हो जाएगा, हाँ 75 दोनों इतना हो जाएगा, 2 में से कितना 0.1, कितना बचेगा 0.1 ओम। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है, क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? यस सर, यस सर। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर आपका 3 सही जवाब। 3 आपका क्या है सही जवाब। तो इस तरह से एक नंबर वाले क्वेश्चन भी क्या है करने पड़ते हैं मेरे भाई, करने पड़ते हैं। आइए हम सेक्शन नंबर बी में बढ़ते हैं। बहुत ध्यान से करना है मेरे भाई। पेपर आप जितने पेपर को आप सॉल्व करेंगे, जितना आप रिवाइज करेंगे, आपको फिजिक्स मेरे भाई उतनी ही आएगी, उतनी ही आएगी। बहुत ही बढ़िया। देखो क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी है। सेक्शन बी में पहला प्रश्न है 2 का प्रकाश प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन का समीकरण लिखिए। तो बहुत ही आसान है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मैंने आइंस्टीन का समीकरण लिख दिया है कि या तो E बराबर लिखो W प्लस के। W क्या है कार्यफलन है, K क्या है गतिज ऊर्जा है, E क्या है संपूर्ण ऊर्जा है। ठीक है, और इसी को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है हाफ mv स्क्वायर, यानी ये गतिज ऊर्जा है, बराबर h न्यू माइनस न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या है दहली आवृत्ति है, न्यू क्या है आवृत्ति है। ठीक है भैया, तो ये हमें सिर्फ लिखना था, तो इतना हम लोग लिख सकते हैं आराम से। किसी भी चीज को डिटेल में देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, बढ़िया से चैप्टर में बहुत ही बढ़िया आपको पढ़ाया गया सिखाया गया है। यहाँ पे हम सिर्फ क्या करेंगे बताते चलेंगे, फटाफट आपको रिवाइज कराते चल रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है भैया, प्रैक्टिस हो रही है, समझ लीजिए। अनसॉल्व का मतलब क्या होता है कि प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है मेरे भाई, कह रहा है कि द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य के लिए डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य का सूत्र लिखना है। दूसरा है एक दो जो है प्रश्न उत्तर नंबर 2 का खा, तो डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य का सूत्र होता है लेमडा बराबर एच अपान पी। पी बराबर एम इंटू वी लिख सकते हो, संवेग है। एच क्या है प्लांक नियतांक है, पी क्या है, पी क्या है भैया संवेग है। संवेग बराबर मास गुणे वेग भी लिख सकते हो, यानी एम इंटू वी भी लिख सकते हो। तो आपको इतना लिख देना, खत्म, 1 नंबर हो गया। ठीक है भैया, अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, यानी गा। एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का समीकरण दिया है, इतना दिया गया है। ठीक है, इतना तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण निकालना। चलिए भैया, तो दे दिया गया है इतनी चीजें, हमें क्या निकालना है तरंग चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण। ये वैद्युत क्षेत्र का समीकरण दिया, चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण निकालना है। तो भैया देखो एक फार्मूला होता है, सी बराबर होता है ई नॉट बटे बी नॉट। तो हमको बी नॉट चाहिए, तो बी नॉट बराबर हम कहेंगे ये हो जाएगा ई नॉट बटे सी। ई के कम ई कितना है, ई नॉट का मान कितना, देखो साइन के जो पहले वाले मान होता है, साइन का जो पहले मान होता है वही होता है आपका शिखर मान। विद्युत क्षेत्र का शिखर मान कितना है 60 है मेरे भाई, 60 है। और सी का मान बच्चा बच्चा जानता है प्रकाश की चाल, बच्चा बच्चा जानता है प्रकाश की चाल, 10 घाते ये काट देगा, ये हो जाएगा 20। ये हो जाएगा 20 गुणे 10 के घाते माइनस 8 हो जाएगा, या इसी को लिख सकते हो 2 गुणे 10 के घाते माइनस 7
टेस्ला लिख सकते हो, इसका मात्रक है टेस्ला। क्या मात्रक होता है? टेस्ला। अब इसका समीकरण लिखना है तो समीकरण भैया, तो समीकरण आप लिख दोगे, सेम यही समीकरण लिखना है जहां ये इसका एक्चुअल में देखो तो ध्यान से, के एक्स प्लस ओमेगा टी, ये समीकरण होता है, इसी पे हमें भरना है। वी नॉट का मान कितना आया मेरे भाई? 2 × 10⁻⁷ साइन। अब यहाँ पे जो टी का गुणा एक्स का गुणांक होता है वो के होता है, टी का गुणांक ओमेगा, तो यहाँ तो ये वही रहेगा 500 एक्स प्लस, इसको थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा भैया, यहाँ आ नहीं रहा, ठीक है। तो यही तुम्हारा जो समीकरण मिलने वाला है 500 एक्स प्लस 1.5 गुणे 10⁻11 है वही रहेगा इंटू टी, बस ये हो जाएगा टेस्ला, बस इतना ही फर्क है। यही आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई? यही आपका क्या हो गया? समीकरण हो गया। यही आपका क्या हो गया? समीकरण। आई होप कि क्लियर। क्या आपके 3 प्रश्न क्लियर हो गए? छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक एक नंबर के, उड़ाते चलो फटाफट, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्ट मीटर का पाठ्यांक यानी VRMS दिया है, ये वर्ग वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान है। जब आपसे कहे कि पाठ्यांक, तो ये वर्ग माध्य मूल मान है, और इससे क्या पूछ रहा है आपसे? विभव का शिखर मान पूछ रहा है। तो आइए देख लेता है, यहाँ पे देखो, तो VRMS का मान दिया गया है, वी नॉट पूछ रहा है, तो हमें पता है VRMS फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या, कि VRMS बराबर होता है V नॉट बटे √2, लेकिन हमको V नॉट चाहिए, तो V नॉट बराबर होगा √2 VRMS। मान भर दो भैया, √2 का मान 1.414 कर दोगे, 1.414 कर दोगे, और VRMS का मान 220 है। कितना है भैया? 220 है। क्या कर लोगे? अरे बोलो क्या कर लोगे? जब इसको गुणा करोगे तो ये आ जाएगा आपका 311.01 वोल्ट, या इसी को आप लिख सकते हो 311 वोल्ट। वोल्ट, यही आपका मेरे भाई फाइनल आंसर है एक एक नंबर के सवाल। अगला प्रश्न देखते हैं भैया, क्या था अगला प्रश्न? क्या कह रहा है अगला प्रश्न? आपसे ये कह रहा है, क्या दो समविभव पृष्ठ परस्पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं, करते हैं, कारण बताइए। तो भैया यहाँ पे सीधा सीधा लिखना है कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि कटाने बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो रेखाएं प्रदर्शित होंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। जैसे देखो, एक ये है, अगर एक रेखा ये काट रही है, ये गई है, और दूसरी इस पे ऐसे गई है, अगर यहाँ पर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे इस कटान बिंदु पर, स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो यहाँ पर मेरे भाई वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा होगी, जबकि मैथमेटिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी कटान बिंदु पर जो है, किसी कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं क्या हो, खींची जा सके, ऐसा पॉसिबल नहीं है गणितीय अवधारणा के अनुसार। बस आपको लिख के निकल लेना है, तो बस बोल देना है, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो रेखाएं प्रदर्शित होंगी, जो कि संभव नहीं है। दो रेखाएं एक कटान बिंदु पर संभव नहीं हो सकती, यानी दो दिशा नहीं हो सकती हैं, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की। हो गया। अगला प्रश्न क्या था? अगला प्रश्न था कि नाभिकीय रिएक्टर किस सिद्धांत पे काम करता है? तो बहुत ही आसान है भैया, नाभिकीय विखंडन पे। तो नाभिकीय रिएक्टर आपको लिख देना है, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे क्या करता है मेरे भाई? काम करता है। क्या हो गया? क्या हो गया? आपका सेक्शन नंबर बी भी खत्म हो गया। आइए हम बढ़ते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी में, सेक्शन सी क्या है मेरे भाई? देखो ध्यान से, सेक्शन सी क्या है? सेक्शन सी में क्या है? किसी चालक की वैद्युत धारिता से क्या अभिप्राय है? चालक की वैद्युत धारिता का मात्रक प्राप्त कीजिए। ठीक है भैया, कोई बात नहीं, चलिए आइए देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है? तो पहले तो हमें बताना है कि वैद्युत धारिता किसे कहते हैं। वैद्युत धारिता किसे कहते हैं? तो हम कह सकते हैं धारिता, धारिता का मतलब धारण करना, कैपेसिटीज। यहां मैंने लिख दिया, किसी चालक या वस्तु में आवेश के रखने की क्षमता को ही क्या बोलते हैं? वैद्युत धारिता। मतलब उस चालक तार में, उस चालक में या उस वस्तु में आवेश के रखने की जितनी भी क्षमता होती है, उसी को हम लोग बोलते क्या? धारिता। क्या बोलते हैं? वैद्युत की धारिता। इसका मात्रक कैसे निकालेंगे? मात्रक के लिए बात करते हैं भैया, तो C बराबर होता है Q/V। इसमें और भी चीजें बताई जाती है कि आवेश संग्रहण करने की क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे C बराबर होता है आवेश बटे विभव। आवेश का मात्रक होता है मेरे भाई कूलाम, और विभव का मात्रक होता है वोल्ट। यही कूलाम प्रति वोल्ट को बोलते हैं फैरेड,
और फेरेड जो है धारिता का एक बड़ा मात्रक है। फेरेड क्या है? धारिता का एक बहुत बड़ा मात्रक है। ठीक है भैया, बस हो गया। अगला प्रश्न क्या है कि लॉरेंज बल के लिए समीकरण लिखिए। एक ही स्थान पर लगाए गए, एक ही स्थान पर क्या है लगाए गए 5 × 10⁻⁴ वोल्ट पर मीटर की वैद्युत क्षेत्र और 5 × 10⁻⁻² वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र बिना विचलित हुए गुजर जाता है। इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना कीजिए। तो बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले मेरे भाई हम लोगों ने क्या कह दिया, लॉरेंज बल का सूत्र लिख दिया। क्या होता है? F बराबर Fe प्लस Fm। Fe क्या है? वैद्युत बल है। Fm क्या है? चुंबकीय बल है। तो वैद्युत बल आपका ये हो जाता है, चुंबकीय बल आपका ये हो जाता है। दोनों में क्यों कॉमन कर लिया? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लॉरेंज बल का फार्मूला हो जाएगा। ये क्या है? हो जाएगा लॉरेंज बल का फार्मूला। अब हमारे पास क्या क्या दिया था? वैद्युत क्षेत्र दिया है, चुंबकीय क्षेत्र दिया है, हमसे वेग पूछ रहा है। तो वेग बराबर क्या होता है? E/B। दोनों का मान रख दे, 5 से 5 कट गया मेरे भाई, और 10⁻⁴ नीचे 10⁻⁻², ऊपर जाएगा 10⁻+2 हो जाएगा, पावर जुड़ जाएगी। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। आई होप कि आपकी क्लियर है। अगला प्रश्न क्या है जरा देखिएगा मेरे भाई। क्या है? नाभिक की बंधन ऊर्जा का क्या अर्थ है, समझाइए। नाभिक की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन द्रव्यमान संख्या की निर्भरता को लिखिए। कि नाभिक की जो बंधन ऊर्जा है वो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा पर, उसकी संख्या पर किस प्रकार से निर्भर करती है। हालांकि मैंने इसको कराया है, पर आपको एक बार बता दूं भैया कैसे क्या करना है। आइए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 का गा, 2-2 नंबर का क्वेश्चन है भैया, 2-2 चीज पूछ रहा है। क्या कह रहा है? पहले तो हम लिखा बता देते हैं कि नाभिक की बंधन ऊर्जा से हम क्या समझते हैं। नाभिक की बंधन ऊर्जा से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या समझते हैं, या उसका क्या अर्थ है। तो भैया हम सीधे सीधे पता है, आपको बताया भी है अभी पिछले वाले वीडियो में भी, पिछले वाले क्लास में भी, पिछले वाले लेक्चर में भी, पिछले वाले पेपर में भी मैं ये चीज आई थी। तो वही कह रहा हूं कि रिपीटेड आती है चीजें। ठीक है भैया। तो किसी परमाणु या नाभिक को पूरी तरह से तोड़ने के लिए जितनी आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को बोलते हैं नाभिक की बंधन ऊर्जा। उसी को क्या बोलते हैं? नाभिक की बंधन ऊर्जा। अब यहाँ पे तुमसे ये पूछा गया है कि जो नाभिक की बंधन ऊर्जा है प्रति न्यूक्लियन द्रव्यमान संख्या पर कैसे निर्भर करती है। तो पहले तो मैं आपको नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का सूत्र लिख दूं। नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का जो सूत्र होता है डेल्टा E/B/n बराबर होता है, ये होता है EB/A होता है। EB/ क्या होता है? A होता है ये। अब आपको मैं बता दूं सारी चीज। डेल्टा EBN होता है आपका प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है आपकी, और EB क्या है? आपकी बंधन ऊर्जा होती है। EB क्या होती है? जहां पे मैं ऊपर लिख रहा हूं EB क्या है? बंधन ऊर्जा। A क्या है? क्षेत्रफल है। A क्या है? क्षेत्रफल है। तो यहाँ पे कुछ बातें आपसे लिखने के लिए कह रहा है, तो मैं ऐसे ऐसे ही आसानी से आप बता दीजिए कि देखो यहाँ पे जो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती है? द्रव्यमान संख्या के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। अब प्रति न्यूक्लियन बंधन, जो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है, यानी कि बंधन ऊर्जा प्रति क्षेत्रफल है, सॉरी प्रति द्रव्यमान संख्या है। तो कह सकते हो आप पहली चीज, अगर द्रव्यमान संख्या A 30 से कम है, ध्यान से सुनना, द्रव्यमान संख्या किसी भी तत्व की, किसी भी नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या है? 30 से कम है। तो ये जो EB/A है, मतलब नाभिक की बंधन ऊर्जा प्रति एकांक द्रव्यमान संख्या में क्या होती है? बढ़ती है। तेजी से क्या होती है? तेजी से बढ़ती है, ये कह सकते हो, बढ़ती है। बस सीधा कह देना है कि द्रव्यमान संख्या 30 से कम है तो क्या होगा? उसकी जो प्रति नाभिक की बंधन ऊर्जा प्रति द्रव्यमान संख्या के रूप में क्या हो जाए? तेजी से बढ़ती है मेरे भाई, बढ़ती है। ठीक है। अगर द्रव्यमान संख्या आपकी बीच में पहुंच गई, मान लो द्रव्यमान संख्या आपकी 30 से पहुंच गई 170 में, तो अगर 30 से 170 में पहुंच गई तो आपका जो, तो ये जो EB/A है, मतलब बंधन ऊर्जा प्रति द्रव्यमान संख्या स्थिर होती है। क्या होती है? स्थिर होती है। मतलब अगर द्रव्यमान संख्या कितना है? 30 से 170, 70 या 17 लिखा है भाई, 170 है। ठीक है। तो क्या होगी? स्थिर रहती है। और सबसे ज्यादा किस तत्व की बंधन ऊर्जा होती है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा होती है? वो होती है फेरस की। सबसे ज्यादा फेरस यानी लोहे की बंधन ऊर्जा होती है, वो होती है 8.85 या 8.8 कह सकते हो, 8.857। इतनी बंधन ऊर्जा सबसे, पूरे तत्वों में सबसे ज्यादा
प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा किसकी होती है? लोहे की होती है, इसीलिए लोहा सबसे ज्यादा अस्थायित्व होता है होता है। उसके बाद जो है तीसरी चीज, अगर द्रव्यमान संख्या 170 से ज्यादा हो तो ई और जो बी बाई ए है ना, मतलब बंधन ऊर्जा प्रति द्रव्यमान संख्या घटने लगती है, घटने लगती घटने लगती है। बस इतना ही आपको लिखना था मेरे भाई, इतना ही आपको क्या करना, लिखना था। आइए करते हैं अगला प्रश्न। अगला पीछे प्रश्न क्या था हमारा? प्रश्न था ये वाला भैया, 3 का घ क्या है, ध्यान से सुनना, कि ध्रुवित तथा अध्रुवित प्रकाश का चित्रणीय निरूपण कीजिए। किसी पारदर्शी माध्यम के लिए ध्रुवण कोण 60 अंश है यानी आईपी, अपवर्तन कोण आर और माध्यम का अपवर्तनांक प्राप्त कीजिए। तो आइए देख लेते हैं भैया अच्छे से। यहाँ पे देखो ध्यान से सुनो, तो यहाँ पे चित्रण तो हमने बढ़िया से कर दिया है भाई, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं है। चित्र में आपको ऐसे चित्रण करना है। ये तो हमारी हेडिंग हो गई थी। तो देखो भैया, यहाँ पे जो समतल ध्रुवित प्रकाश होता है या उसी को ध्रुवित प्रकाश भी कहते हैं, तो मैंने सिर्फ ध्रुवित लिखा है। तो ध्रुवित प्रकाश को इस तरह से चलते हैं, इसमें जो कण है ना वो तरंग संचरण के सीमित होते हैं। तरंग संचरण के क्या होते हैं? सीमित होते हैं। इस तरह से पॉइंट भी बनते चलता है, इस तरह से, इस तरह से लंबवत ही कंपन करते हैं लेकिन एक सीधी रेखा में चलते हैं, सीमित होते हैं, ठीक है। लेकिन अध्रुवित प्रकाश क्या है? लंबवत कंपन होता है लेकिन ये समान दिशाओं, चारों दिशाओं में क्या होता है? ये कंपन करता है, ठीक है। तो हमें तो केवल यहाँ ग्राफ पूछा था, तो अध्रुवित प्रकाश का ये ग्राफ होता है जो चारों दिशाओं में फैलते हुए चलता है। जैसे उदाहरण में सूर्य लिख सकते हो, बल्ब से निकलता हुआ प्रकाश ये। और ध्रुवित प्रकाश में सीधे चलते हैं, पोलराइड इसमें पढ़ते हैं। हालांकि इसमें चित्र बनाना था, बस इतनी सी बात। फिर उसमें अपवर्त ध्रुवण कोण आईपी दिया था 60 अंश, अपवर्तन कोण आर पूछा था, और क्या पूछ रहा था? अपवर्तनांक पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था मेरे भाई? अपवर्तनांक पूछ रहा था। तो मेरे भाई समझो, यहां पर एक फार्मूला लगता है। फार्मूला क्या होता है कि आईपी प्लस आर बराबर होता है 90 अंश। आईपी प्लस आर बराबर होता है 90 अंश। आईपी क्या है? ध्रुवण कोण है, तो आईपी का मान 60 अंश दिया है, प्लस आर बराबर ये हो जाएगा 90 अंश। तो आर का मान कितना आ जाएगा? 30 अंश। माइनस कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा, आर का मान हो जाएगा, अपवर्तन कोण आ गया। लेकिन हमें इसमें एक चीज और पूछ रहा है। क्या क्या पूछ रहा है सर? हमसे पूछ रहा है कि आप बताइए क्या एन, एन का मान, तो एन बराबर होता है मेरे भाई tan आई पी। ये होता है tan आई पी। आईपी tan आईपी, ये बुस्टर का नियम है। क्या है ये? बुस्टर का नियम है। किसका नियम है? बुस्टर का। एक वैज्ञानिक है बुस्टर नाम के, उन्होंने ये नियम दिया है। हालांकि एन बराबर tan आईपी होता है। तो ये एन का मान निकालना है, तो भैया आईपी का मान तो हमें पता है कितना है, 60 अंश है। tan 60 का मान √3, √3 का मान 1.732। यही हमारा क्या हो जाएगा मेरा भाई? अपवर्तनांक हो जाएगा। यही मेरा भाई क्या हो जाएगा? अपवर्तनांक। क्या इतनी बातें क्लियर हुई? क्या इतनी बातें मेरे भाई क्लियर हुई? क्लियर हुई, क्लियर हुई। क्वेश्चन नंबर हमारा मेरे भाई तीसरा भी, सेक्शन सी भी आपका क्या हो गया? मैंने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया। अब हम बढ़ेंगे सेक्शन डी की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 4 से। तो अब बढ़ेंगे हम भाई क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है मेरे भाई, आइए बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 4 यानी सेक्शन डी आ गया हमारा। क्या आ गया? सेक्शन डी आ गया। सेक्शन क्या आ गया? डी आ गया। चलिए भैया, चलिए चलिए चलिए, सेक्शन डी आ गया आपका। देखो इसमें सेक्शन डी में क्या कह रहा है। पहला प्रश्न ये है, अभी एक सारे प्रश्न 3-3 नंबर के हैं। कह रहा है कि दिए गए वैद्युत चुंबकीय तरंगों में सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य और उच्च आवृत्ति वाली तरंग का नाम लिखिए। ये 4 तरंगे दी गई हैं, उसी में हमको क्या करना है?
सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी होती है, वो लिखना है। और साथ ही साथ हमें बताना है कि विस्थापन धारा किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका क्रम लिखेंगे क्या, कि बढ़ती तरंग दैर्ध्य एवं घटती आवृत्ति का क्रम लिखेंगे। अगर आप चैप्टर नंबर 8 हमसे पढ़े हैं तो गाड़ी यक्स यूवी इन माई रेंज करके मैंने ट्रिक बताया, उसी के क्रम से ये क्रम जो है कौन सबसे बड़ी है कौन सबसे छोटी है, उसी के क्रम से हम लोग क्या करते हैं भैया, क्या करते हैं, तरंगों का क्रम निकालते हैं कि बढ़ती तरंग दैर्ध्य और घटती आवृत्ति के रूप में। तो सबसे पहले इन चारों तरंगों में सबसे पहली तरंग आती है गामा किरणें, उससे छोटी होती है आवृत्ति उसकी यक्स किरणें की, उससे छोटी आवृत्ति होती है तरंग दैर्ध्य की, उससे छोटी आवृत्ति होती है जो है रेडियो तरंगों की। कौन सी तरंगों की, रेडियो तरंगों की। तो इसमें पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा जो है वेवलेंथ किसका ज्यादा होता है, तरंग दैर्ध्य किसका ज्यादा होता है। तो भैया हम लिखे हैं क्या, बढ़ती तरंग दैर्ध्य। तो बढ़ती तरंग दैर्ध्य में सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होगा, रेडियो का। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, रेडियो तरंगों की। और सबसे उच्चतम आवृत्ति किसकी होगी, भाई देखो आवृत्ति क्या है, तरंग दैर्ध्य की व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो जो सबसे लास्ट वाली तरंग की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है, जिसका उल्टा क्या हो जाएगा, पहली वाली तरंग की, इन पहली वाली किरण की क्या हो जाएगी, आवृत्ति क्या हो जाएगी, ज्यादा है। तो यहाँ पे उच्चतम जो आवृत्ति होगी वो किसकी होगी, गामा करण की, गामा करण की। ठीक है मेरे भाई, आई होप क्लियर। आगे बढ़ते हैं, इसमें पूछा हमसे विस्थापन धारा, विस्थापन धारा किसे कहते हैं, क्या पूछ रहा है, विस्थापन धारा किसे कहते हैं। तो भैया पिछले वाले वीडियो में भी यानी पिछले वाले अनसॉल्व में भी विस्थापन धारा किसे कहते हैं ये आया था। तो देखो क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहा है, कई बार क्वेश्चन क्या है, रिपीट हो रहा है मेरे भाई, रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या है कि क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। तो हम कह सकते हैं कि संधारित्र की प्लेटों के बीच परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण बहने वाली धारा को ही क्या बोलते हैं हम लोग, विस्थापन धारा। देखो हमने इसको बहुत अच्छे से चैप्टर नंबर 8 में सिखाया है कि संधारित्र की दो प्लेटों के बीच क्या उत्पन्न होता है, वैद्युत क्षेत्र, वो परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र, उस परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के कारण उन दोनों प्लेटों के बीच में एक धारा बहती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, विस्थापन धारा। इसको आईडी से लिखते हैं, बस यहाँ पे इतना ही लिखना था, आपको 3 नंबर आराम से मिल जाएगा मेरे भाई। क्या मैं अगला क्वेश्चन कराऊं, देखो अगला प्रश्न क्या है, सुनो। परमाणु की अस्थाई कक्षा से क्या अभिप्राय है, आपको बताना है परमाणु की अस्थाई कक्षा से क्या अभिप्राय है। आगे क्वेश्चन करना है जी, चले हम इसको आपको ऐसे ही बता देते हैं। देखो सुनो सुनो ध्यान से सुनो, बस आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे मैं थोड़ा से आपको सिखा रहा हूं। क्वेश्चन कौन सा है, 4 का हाँ। देखो परमाणु की अस्थाई कक्षा से क्या अभिप्राय है या क्या समझते हैं। तो भैया तो इसको बोला जाता है ये एक निश्चित कक्षा होती है, वह निश्चित वृत्ताकार कक्षा जिसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बिना ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन किए बिना चक्कर लगाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं परमाणु की अस्थायी कक्षा का अभिप्राय। तो क्या लिख सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं कि अस्थायी कक्षा में घूमते हुए, ऐसे लिख सकते हो, अस्थायी कक्षा में घूमते हुए हुए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन घूमते हुए इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा का ऊर्जा का ना अवशोषण, ना अवशोषण और ना ही उत्सर्जन उत्सर्जन करते हैं। तो यही तरह लिख दोगे तब भी ठीक है कि अस्थायी कक्षा में अगर कोई इलेक्ट्रॉन या निश्चित कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों कक्षा में घूम रहा है तो ये ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता, ना ही ऊर्जा का अवशोषण करता है, ना ही ऊर्जा का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। ये दो चीजें आप नाभिक के अस्थायी कक्षा के अभिप्राय से लिख सकते हो। अगला इसी में प्रश्न है मेरे भाई, देखो मेरे को इसको कराने की जरूरत नहीं है फिलहाल। हाइड्रोजन परमाणु के अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र निगमित करेगा। अब देखो ये निगमन करने वाला भाई सीरीज भी मैंने पढ़ा दिया है, मैं बार बार इसमें हर हर अनसॉल्व में सॉल्व करूंगा तो बहुत लेंदी होता होता जाएगा वीडियो, ठीक है। तो मैं तुम्हें यहाँ पे बता रहा हूँ कि कहाँ मिलेगा, मैं तुम्हें ये भी बता दे रहा हूँ। देखो ये मिलेगा आपको चैप्टर 12, चैप्टर 12 आप पढ़ेंगे परमाणु,
परमाणु में आपको ये मिल जाएगा, ये किस नाम से मिलेगा, nवीं कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के सूत्र का निगमन। फिर कह रहा है इसका इलेक्ट्रॉन त्रिज्या के संबंध में, इस इसका इलेक्ट्रॉन कक्षा की त्रिज्या में संबंध में उल्लेख करना है। तो त्रिज्या के संबंध में जो इसकी एनर्जी होती है, या फिर हम कह सकते हैं एनर्जी वाला जो फार्मूला होता है, वो भी हमने वहां पे निकाला है। दोनों आप आराम से देख सकते हैं मेरे भाई। अभी मैं निगमन करूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, तो कोशिश ये करते हैं कि 1 से 1.5 घंटे में पूरा पेपर कवर किया जाए। आप ध्यान समझो, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, अभी आपके पास टाइम कम है। कुछ चीजें मेरे भाई आप अपने से पढ़ो, मैं बता दे रहा हूँ, चैप्टर बता दे रहा हूँ, वहां पे देखोगे तो ये चीज इसका निगमन ऊर्जा का मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या है, विद्युत चुंबकीय द्विध्रुव की परिभाषा दीजिए। देखो पिछले वाली क्लास में भी, पिछले अनसॉल्व में भी यही चीज आया था, सेम टू सेम। फिर कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, तो यह बल युग्म का आघूर्ण एम डी साइन थीटा पिछले वाले अनसॉल्व में भी आया था। अगर ये आपको निगमन करना है तो वन शॉट डेरिवेशन चैप्टर नंबर 4 में चले जाओ, चैप्टर नंबर आप 4 में चले जाओ, चैप्टर नंबर 4 में चले जाओ, या वन शॉट डेरिवेशन की प्लेलिस्ट में चैप्टर में 4 चले जाओ, दोनों मिल जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित करना है तो भैया जैसे वैद्युत द्विध्रुव आपने पढ़ा है ना, ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे के अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। वैसे चुंबकीय द्विध्रुव है ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत ध्रुव एक दूसरे के अल्प दूरी 2l पर स्थित हो, उससे क्या बोलते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव। आराम से मेरे भाई दोनों निगमन आप आराम से कर लोगे, क्योंकि निगमन पे हमें टाइम अपना वेस्ट ना करवाइए, और खुद आपको भी पढ़ना है क्योंकि सीखना आपको है। तो दोनों निगमन आप मेरे भाई करोगे। ठीक है, मैंने चैप्टर भी बता दिया। आइए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आगे की ओर। देखो उसी में घा आपकी एक सवाल है, घा 1 नंबर सवाल है। देखो हमने गा तक करा दिया, तो सवालें हम सब कराएंगे, क्योंकि डेरिवेशन एक बार मैंने पूरा करा दिया, न्यूमेरिकल भी पूरा करा दिया लगभग। आप देखोगे ना मेरे प्लेलिस्ट में सब कुछ करा दिया। अब अनसॉल्व में क्या है मेरे भाई, जो मेरे से बच्चे पढ़ रहे हैं उनको लग रहा होगा सर बार बार रिपीट हो रहा है, और यही रिवाइजेशन ही बार बार करना है। कोई भी सवाल है हर तरीके से प्रोसेस को करना है मेरे भाई। तो अब देखो घा क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे घा वाले को मैंने फिर से बना दिया है। प्रश्न में ये कह रहा है आपसे कि दिए गए परिपथ की सहायता से परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना है, सेल में प्रवाहित धारा की गणना करना है। ठीक है, तो पहले पूरे परिपथ का क्या निकालना है हमें, प्रतिरोध। तो भैया यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम प्रतिरोध मान लेते हैं, 3 प्रतिरोध मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं ये हमारा R1 है, और ये हमारा R2 है, और ये हमारा क्या है, R3 है। ये हमारा क्या है, R3 है। तो हमने अपने से मान लिया ये हमारा क्या है, R3 है। कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी मान लो, किसी को भी पहला दूसरा मान सकते हो। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तीनों एक ही तार से कनेक्टेड हैं, तीनों क्या है, समांतर क्रम में है। देखो तीनों क्या है, तीनों एक के सामने एक पड़े हैं, तो तीनों क्या है, यहाँ पे कह सकते हैं तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में प्रतिरोध सबको पता है कैसे निकाला जाता है, बहुत आसान है सर। कैसे निकाला जाता है, 1/R इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट तो नहीं निकलेगा अभी, R निकलेगा केवल। तो 1 हम लिख सकते हैं R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तीनों को मान रख दो। 1/50 प्लस 1/75 प्लस 1 क्या होगा, प्लस 1/50। एलसीएम कितना होगा, 150 होगा। एलसीएम तो आपका कितना होगा मेरे भाई, 150 तो होगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 150। तो यहाँ 50 नहीं आई, हो जाएगा 75 दूना 150, 50 नहीं आई, ये हो जाएगा, तो 1/R आ जाएगा। अब ओवरऑल जोड़ देंगे, 5 दुई और 3 3 6 दुई 8, 8 क्या हो जाएगा, 150। तो हम लोग बोलेंगे जो है 150 क्या हो जाएगा, 8। क्या ये हमारा रेजिस्टेंस आएगा, बोलो यस सर। क्या ये हमारा ओम आया, लेकिन अभी कुल प्रतिरोध नहीं आया भाई, कुल प्रतिरोध नहीं आया है। अब ये वाला पूरा देखो, ये वाला पूरा हिस्सा हो गया, ध्यान से देखना, ये वाला पूरा हिस्सा क्या कर दिया मैंने, कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो ये तीनों किस क्रम में थे, समांतर में। अब एक प्रतिरोध जो बचा है उसके साथ ये किस में जुड़ेगा, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जुड़ेगा, ये थोड़ा सा इसको और कर देते हैं छोटा। तो श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं भाई इसको हम।
श्रेणी क्रम में प्रतिरोध क्या होगा, ये आर डैश मान लेते हैं इसको। चलो श्रेणी क्रम में क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट निकलेगा आप, क्योंकि कुल प्रतिरोध निकल जाएगा इस बार। तो ये हो जाएगा आर, अब इसको R4 मान लेते हैं, इसको हमने R4 मान लिया, तो R4 प्लस क्या हो जाएगा आर डैश। तो ये हो जाएगा R4 कितना है हमारा सर 100 है, और आर डैश कितना है 150 बटे 8। ये हो जाएगा कितना, एलसीएम ले लेंगे 800, 800 प्लस 150 हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा 800। ये हो जाएगा 900, 950 हो जाएगा, 950 बटे क्या हो जाएगा 8। ये हमारा क्या हो गया, टोटल रेजिस्टेंस आ गया। ये हमारा क्या आ गया, टोटल रेजिस्टेंस आ गया। क्या आ गया मेरे भाई, ये हमारा क्या का टोटल, यानी कुल जो है आपका क्या आ गया मेरे भाई, कुल प्रतिरोध आ गया इतना ओम। आप चाहे भाग कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप भाग कर दो कोई दिक्कत नहीं। एक आंसर तो आ गया, पहला आंसर आपका आ गया आंसर। दूसरे में हमसे क्या पूछ रहा था, इस साइड में कर दे रहा हूं। दूसरे में कह रहा है सेल से धारा प्रवाह, कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो भैया आई धारा, आई बराबर क्या होगा, आई बराबर क्या होगा V बाई आर, आर इक्विवेलेंट यानी तुल्य प्रतिरोध, बस हो गया। V का मान कितना है 0.475, आर का मान कितना है 950 बटे 8, 8 कहां चला जाएगा ऊपर। अब लो विनोद, अब इसको करना है तुम्हें गुणा भाग। क्या करना है भैया, गुणा भाग करना है। तो आराम से कर सकते हो कि नहीं, बताइए बताइए, आप कर लेंगे कि नहीं, इतना काम कर लेंगे। अरे बोलते नहीं हो यार, बोलो भैया। पहले तो आप 8 से गुणा कर दो, इसमें 8 से गुणा कर दो, तो 8 45 के 0, 8 संग 8, 8 7 56 हो जाएगा, 6 8 2 8 हो जाएगा, 8 3 24 24, ठीक है। तो ये हो जाएगा सीधा सीधा 38 आ जाएगा बटे 950। भाग कर देना है भैया, क्या करना है, भाग कर देना है, धारा आपकी चरणों में आपकी 950 से भाग कर दो। तो भाग करने पे तुम्हारी जो धारा है वो आ जाएगी 0.04 एम्पियर। यही आपकी क्या है फाइनल आंसर है, यही आपका क्या है फाइनल आंसर है। क्या इतनी बातें क्लियर है, क्या इतनी बातें क्लियर। सवाल तो मैं सब करूंगा, लगभग जितनी सवाल होंगे सवाल तो मैं कराऊंगा भाई, सवाल नहीं छोड़ूंगा। हाँ डेरिवेशन में छोड़ सकता हूँ, कई कई थोड़ा थोड़ा डेरिवेशन, बाकी मैं करते चलूंगा। अब क्वेश्चन नंबर देखो आप, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर क्या है, खगोलीय दूरदर्शी क्या है, खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाइए जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो भैया देखो यहाँ पे सिर्फ क्या करना, खगोलीय दूरदर्शी क्या है, दूरदर्शी जिसमें हम दूर की वस्तुओं को क्या करते हैं, मतलब दूर की वस्तु को बड़े आकार में क्या करते हैं देखने का काम करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे खगोलीय दूरदर्शी। अब खगोलीय दूरदर्शी का हम क्या करना है, आपको चित्र बनाना है जब प्रतिबिंब अंतिम प्रतिबिंब बनता है। तो केवल चित्र बनाना है, इसमें लिखना भी नहीं है आपको भाई, केवल बढ़िया से आप फिगर बना दीजिए, बस इतना ही काम करना है, ना ही आवर्धन क्षमता उमता नहीं निकालना है, केवल फिगर बना दे। ये काम खुद कर सकते हैं, प्लेलिस्ट से आप आराम से लाइट वाले चैप्टर से पढ़ सकते हैं, और सबकी विद्या है, किताब है, सब लोगों ने ये पढ़ रखा है कि इसको हमें प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा, इसको आप अपने से बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर मेरा भाई 4 खत्म हुआ, अपन बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर अपन लोग क्या करें, बढ़ चुके हैं मेरे भाई। क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर अपन क्या है बढ़ चुके हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि बहुत ही फेमस प्रश्न है कि स्थिर वैद्युत की में गाउस का नियम लिखिए। बहुत आसान है, इसके आधार पर समतल अविष्ट प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की सूत्र प्राप्त करेगा। है ठीक है भैया, आसानी है, क्या है आसानी से अपन लोग क्या कर सकते हैं, इसको भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। तो सबसे पहले गॉस की प्रमेय हर एक बच्चे को पता है, पर फिर भी एक बार फटाफट बता के आगे बढ़ जाते हैं। गॉस की प्रमेय क्या है, किसी बंद पृष्ठ के लिए लागू होती है। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई, उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। और इसको हम लिख सकते हैं फाई बराबर क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए, या इसके बराबर क्यू इन, इनका मतलब बंद पृष्ठ के अंदर का आवेश बटे ε0। यही आपका लिखने का, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉस की जो प्रमेय है मेरे भाई आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सबको अच्छे से पता है कि गॉस की प्रमेय लगभग जितना अनसॉल्व आप सॉल्व करोगे, गॉस की प्रमेय जरूर मिलेगी आपको, गॉस की प्रमेय आपको जरूर से जरूर मिलेगी, कोई मिले चाहे ना मिले पर गॉस की प्रमेय जरूर मिलेगी। फिर उसके बाद समतल अविष्ट प्लेट के कारण हम क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो समतल प्लेट एक मैंने बना दिया है, जिसमें एक बेलन गॉसियन बेलन की
कल्पना कर ली है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये सब बच्चे को लगभग पता भी रहता है। तो हमने क्या लिया, एक समतल चादर ले लिया है और यहाँ पर समतल चादर पे हमने क्या किया है, एक गॉसियन बेलन की कल्पना कर ली है, जिसमें क्या होता है 3 पृष्ठ होता है। तो ये हमारा पहला पृष्ठ होगा और इसको हम दूसरा पृष्ठ कह दे रहे हैं, इसको हम तीसरा पृष्ठ कह देते हैं। अब आप देखो, अब आप अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो पहले पृष्ठ और तीसरे पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश क्या है, दोनों क्या है, एक ही दिशा में, यानी इनके बीच का कोण कितना होगा, थीटा, 0 अंश होगा। यहाँ पे जो बीच वाली यानी दूसरे स्थिति पे वैद्युत क्षेत्र आपका इस दिशा में है, धन आवेश से दूर, लेकिन जो क्षेत्रफल सदिश होता है सदैव क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत होता है। पृष्ठ के क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश सदैव पृष्ठ के लंबवत होता है। तो यहाँ पे इनके बीच का जो कोण बन रहा है वो थीटा 90 बन जा रहा है। तो हमें क्या है, इस छोटे से भाग में, इस छोटे से भाग से यानी 3 पृष्ठों से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना है। अगर आपको इसमें हिंदी लिखना है तो आप हिंदी में लिख सकते हैं भैया कि माना एक समतल आविष्ट प्लेट है जिसमें एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश वितरित है, ठीक है भैया, जिसमें हम क्या करते हैं, एक गॉसियन बेलन की कल्पना करते हैं और इसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई का मान समान होता है। तो क्षेत्रफल डीए, छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, यहां लिख सकते हैं क्षेत्रफल अवयव, इसको हम कर दे रहे हैं, हालांकि ये भी आप कर लेते, क्षेत्रफल अवयव डीए से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, क्या निकालेंगे, कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना। तो कुल वैद्युत फ्लक्स क्या है भाई, जोड़ देंगे, 3 फ्लक्स है हमारे पास, कुल ये कुल वैद्युत फ्लक्स है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो पहले के लिए हम लिख सकते हैं φ1, दूसरे के लिए लिख सकते हैं हम लोग φ2, तीसरे के लिख देंगे φ3। तो भैया फ्लक्सों की संख्या निकालने का फार्मूला सबको अच्छे से पता है, क्या है, सबको अच्छे से पता है, क्या होता है, φ1 प्लस ई डॉट डी ए कॉस थीटा, फ्लक्स आई बराबर का ई डी ए कॉस थीटा। तो पहले हम क्या करें, तीनों फ्लक्स का निकालना है, क्या तीनों को इंटीग्रेट कर देंगे। तो पहले पृष्ठ के लिए हम कहेंगे ई डॉट डी ए और कॉस थीटा, थीटा कितना है देखो, पहले पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों एक ही दिशा में, थीटा हो जाएगा 0, प्लस दूसरे पृष्ठ के लिए क्या होगा, ई डॉट डी ए कॉस कितना है आपका, दूसरे पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश क्या है देखो, लंबवत है, दूसरे पृष्ठ पर 90 हो जाएगा, प्लस तीसरे पृष्ठ पर क्या होगा, फिर से वही ई डॉट डी ए कॉस कितना हो जाएगा 0, क्योंकि तीसरे पृष्ठ पर भी वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों क्या है, एक ही दिशा में है। क्या सबको दिख रहा है ये चीज, थोड़ा सा इसको हम करते हैं इधर, ठीक है, ये तो बस काम हो जाएगा भैया। क्या करना है, फाई कुल निकल रहा है या फाई ही कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ई डॉट डी ए, तो ये हो जाएगा आपका क्या, फर्स्ट पृष्ठ हो जाएगा ई डॉट डी ए हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा 0 और ये थर्ड वाला हो जाएगा भी ऐसा, क्या होगा, ई डॉट डी ए। दोनों को जोड़ सकते हैं तो 2 ई कॉमन कर लेते हैं, फर्स्ट अब पृष्ठ चाहे लिखो, चाहे पहली पृष्ठ और थर्ड पृष्ठ लिखो, चाहे ना लिखो, दोनों पे सेम है, तो डी ए लिख सकते हैं, तो हो जाएगा फ्लक्स आ जाएगा। तो फ्लक्स फ्लक्स क्षेत्रफल, अब यहाँ पे क्षेत्रफल का हम समाकलन कर देंगे, तो क्या आगे देख लेते हैं, क्षेत्रफल का हम समाकलन कर देते हैं, तो हमारे पास फाई बराबर हो जाएगा 2e a, डी ए का क्षेत्रफल समाकलन क्या होता है, a, तो ये हो जाएगा a, ये हमारा कुल फ्लक्स आ गया, हमारा क्या हो गया, तीनों पृष्ठों से निकलने वाला फ्लक्स आ गया। अब हम यहाँ पे बाई गॉस थ्योरम यहाँ लगाएंगे, बाई गॉस थ्योरम, गॉस की प्रमेय लगाएंगे। तो गॉस की प्रमेय क्या होती है, बच्चे बच्चे को पता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो फाई के स्थान पे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे, बराबर 2e a। अब यहाँ पे जब समतल प्लेट होती है, क्या होती है मेरे भाई, जब समतल प्लेट होती है तो कौन सा आवेश घनत्व लगता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, क्या कौन सा लगता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। एकांक क्षेत्रफल में फैले हुए आवेश की मात्रा को ही क्या बोलते हैं, एकांक क्षेत्रफल में। यहाँ पे हम आपको अगर बता दें, छोटा सिग्मा बराबर होता है क्यू बाई ए, तो यहां से अगर कहेंगे तो क्यू बराबर हो जाएगा छोटा सिग्मा इंटू ए, तो ये क्या है, आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो एकांक क्षेत्रफल में फैली हुई आवेश की मात्रा को क्या बोलते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो क्यू के स्थान पे हम लिख सकते हैं छोटा सिग्मा इंटू ए बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर 2e a, ए से ए कट गया
तो 2E बराबर हो जाएगा क्या, छोटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E बराबर हो जाएगा क्या, छोटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यही हमारा क्या था मेरे भाई, निगमन करना था, यही आपका निगमन करना था। क्या क्लियर हो रहा है, क्या क्लियर हो रहा है? यस सर, यस सर, यस सर। तो आइए बढ़ते हैं आगे। ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न क्या है कि दूसरा प्रश्न इसमें देखो, पहला हो गया कि पीएन संधि डायोड के उत्क्रम अभिनति का परिपथ चित्र की सहायता से कार्यविधि समझाइए। तो आइए देखिए, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है भैया। ये पीएन संधि डायोड के उत्क्रम अभिनति को हमें क्या करना है, बढ़िया से समझाना है। तो आइए देखिए, सबसे पहले तो हम आपको ये बताते कि हमारा जो है पीएन संधि डायोड की उत्क्रम अभिनति क्या होती है। तो ध्यान से सुनना, जब किसी बैटरी का धन सिरा एन क्षेत्र से तथा ऋण सिरा क्या है, पी क्षेत्र से जोड़ा जाता है, तो इस संयोजन को उत्क्रम अभिनति कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, हमने एक क्या किया है, एक पी क्षेत्र लिया है, एन क्षेत्र लिया है, और पी क्षेत्र को हम जो है किससे जोड़ रहे हैं, बैटरी के ऋण सिरे से, और एन क्षेत्र को बैटरी से किसके जोड़ा गया है, धन सिरे से। ऐसा जो समायोजन है, ऐसा या जो संयोजन है, इसको हम लोग बोलते हैं पीएन संधि की उत्क्रम अभिनति। अब पी क्षेत्र में कोटर पाए जाते हैं और एन क्षेत्र में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और ये जो बीच का हिस्सा है ना, इसमें बीच वाले हिस्से में इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों पाए जाते हैं, और जो कि स्थिर रहते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं, जिसमें आवेश नहीं चल पाते हैं उसको बोलते हैं अवक्षय परत। क्या बोलते हैं, अवक्षय परत। जिसमें आवेश गतिमान नहीं होते, जिस क्षेत्र में आवेश चलनशील नहीं होते, उसी को हम लोग बोलते हैं अवक्षय परत। और यहाँ पे जो इसके भीतर आंतरिक वैद्युत क्षेत्र है वो है ई आई, और यहाँ पे जो विभवांतर है उसको विभव प्राचीर कह दो, या फिर इसको वीबी कहते हैं, और वीबी को हम लोग आंतरिक प्रतिरोध भी कह सकते हैं। यहाँ पे जो इसके कारण जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र है वो ई है, हमारा क्या है, बाह्य वैद्युत क्षेत्र आपका ई है। ठीक है सर। अब यहाँ से बस थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है भैया, बहुत ही पर्याप्त लिखना है। अब आप ध्यान से देखो कि पीएन संधि डायोड से बाह्य देखो पीएन संधि डायोड में क्या क्या है, पीएन संधि डायोड में बाह्य विभवांतर तथा आंतरिक विभवांतर वीबी दोनों उपस्थित है। ये क्या है, पीएन संधि डायोड में, पीएन संधि डायोड के उत्क्रम अभिनति में बाह्य विभवांतर भी है, वीबी, और आंतरिक बाह्य विभवांतर आपका सॉरी वी होता है, बाह्य विभवांतर आपका वी होता है, और आंतरिक विभवांतर वीबी है, दोनों है। तो जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र है, तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में। देखो इस चित्र में देख पा रहे हो कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र जो है ई आई, और जो अपना बाह्य वैद्युत क्षेत्र अपना ई, और आंतरिक वैद्युत क्षेत्र अपना ई आई, दोनों क्या है मेरे भाई, एक ही दिशा में है। दोनों क्या है, एक ही दिशा में है। एक ही दिशा में है होने के कारण इस क्रम में, मतलब अगर पूछा जाए तो इस उत्क्रम में यानी कौन से, पश्च पश्च उत्क्रम में धारा का जो प्रवाह है वो अल्पसंख्यक आवेश के कारण होता है। धारा का जो प्रवाह है वो क्या होता है, अल्पसंख्यक आवेश के कारण होता है। इसमें जो अवक्षय परत है उसकी मोटाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इस प्रक्रिया में अवक्षय परत की जो मोटाई हो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अवक्षय परत की जब मोटाई बढ़ जाती है तो धारा का मान घट जाता है, और हमें क्या होता है, इस प्रक्रिया में धारा जो है माइक्रो एम्पियर में मिलती है। माइक्रो एम्पियर का मतलब बहुत कम धारा। इसीलिए हम कहते हैं कि पीएन संधि डायोड के उत्क्रम अभिनति में धारा का मान नहीं मिलता, यानी धारा लगभग शून्य होती है। अभी ये पहला प्रश्न आया भी था कि उत्क्रम अभिनति में प्रतिरोध का मान कितना होता है, अनंत होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, प्रतिरोध ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए धारा इसमें बहुत कम मिलती है। इतनी बातें आपको मेरे भाई लिखना है, बहुत ज्यादा नहीं, पूरी कहानी नहीं लिखना है। 3 नंबर का है ही, 1 नंबर तो 2 नंबर तुम्हें चित्र पे ही मिल जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न नंबर 3 है, 5 का गा, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिबाधा प्रतिघात में क्या अंतर है, एलसीआर परिपथ की शक्ति गुणांक ज्ञात का सूत्र लिखिए। चलिए सूत्र लिखना, आइए बढ़ते हैं, आइए बढ़ते हैं। काम कर जा, क्यों काम नहीं कर रही है। चलो आगे तो देखो, हमारा क्या है, 5वां प्रश्न यही था कि प्रतिबाधा तथा प्रतिघात में अंतर। तो सीधी सीधी बात है भैया, प्रतिबाधा में प्रतिरोध, संधारित्र तथा प्रेरकत्व तीनों होते हैं। मतलब ये देखो, जो प्रतिबाधा जब बताया जाता है तो उसमें प्रेरकत्व भी होता है, प्रतिरोध भी होता है, और संधारित्र भी तीनों होता है। जबकि जबकि प्रतिघात में केवल संधारित्र और प्रेरक उत्पन्न होता है। केवल प्रतिघात में केवल संधारित्र होता है और प्रेरकत्व होता है, प्रतिरोध नहीं होता है। ये पहला अंतर हो जाएगा। दूसरा अंतर लिख सकते हो,
प्रतिबाधा संपूर्ण प्रतिबाधा संपूर्ण परिपथ में अवरोध उत्पन्न करता है। जो प्रतिबाधा है वो पूरे परिपथ में क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, जबकि प्रतिघात केवल प्रेरकत्व का संधारित्र तथा प्रेरकत्व का अवरोध है। जो प्रतिबाधा है वो प्रतिरोध, संधारित्र, प्रेरकत्व तीनों में संपूर्ण परिपथ में अवरोध उत्पन्न करता है, लेकिन जो प्रतिघात है वो यक्स केवल संधारित्र और प्रेरकत्व में अवरोध उत्पन्न करता है। यह आवृत्ति पर निर्भर करता है। ये दो अंतर आपको लिख देना है, 2 नंबर हो जाएगा। फिर आपसे सूत्र पूछा है कि एलसीआर परिपथ का शक्ति गुणांक का सूत्र लिखिए। आप डायरेक्ट भी लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक चीज हमें पता है, हम जानते हैं कि ये जो एलसीआर परिपथ का कलांतर होता है वो एक्सएल माइनस एक्सी बटे आर होता है। ये आपको पता होना चाहिए, एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर होता है। इसी की हेल्प से हम त्रिभुज बनाते हैं। जब हम त्रिभुज बनाएंगे, इसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे। तो त्रिभुज में क्या है, पाई कोण हो गया, आपका कलांतर कोण हो गया। तो ये ऊपर वाला लंब आर आधार, तो लंब बटे आधार, तो कर्ण का, तो हम लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। और ये जो आर है वो किसके बराबर होता है, प्रतिबाधा जेड के बराबर है। तो त्रिभुज के तीनों मान निकल आए। तो अब हम शक्ति गुणांक हमारा क्या होता है, कास फाई, तो कास फाई हम आराम से निकाल सकते हैं। तो हम कहेंगे कास फाई बराबर क्या होगा भाई, आधार बटे कर्ण, आधार हमारा कितना आर है, कर्ण कितना है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो यही हमारा क्या है, एलसीआर परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का सूत्र है, याद रखना। इसमें एक प्रश्न और बनता है कि एलसीआर परिपथ का शक्ति गुणांक कितनी होती है, तो आपको याद रखना 1 होती है, क्योंकि ये भी याद रखना है, क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछे तब भी आप इसको क्या करें, याद रखें। ठीक है मेरे भाई, तो आइए बढ़ते हैं, पहले एक बार क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में क्या है, इसमें यंग के द्विध्रुवी प्रयोग के प्रकाश के किस प्रकृति को संपुष्टि होती है। यंग के द्विध्रुवी प्रयोग के प्रयुक्त पदों में दो प्रकाश के दो तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम 5000 एंगस्ट्रॉम सम्मिलित है। झिर्रियों के बीच 10⁻³ मीटर की दूरी तथा पर्दों के बीच की दूरी 1 मीटर। तृतीय केंद्रीय उच्चिष्ट की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए जब दोनों, ओ माय गॉड, कट गया है, पूरी सवाल नहीं है मेरे भाई, कट गई है। अच्छा इसका अथवा भी है, देखो 3 क्वेश्चन कर लिया, इसका अथवा, इसको अभी यहाँ छोड़ देना क्योंकि यहाँ कट चुकी है, इसका अथवा भी है। आइए करते हैं इसका अथवा, आइए कर लेते हैं, अथवा कर लेते हैं, कौन सी दिक्कत है, अथवा कर लेते हैं। ये है, ठीक है भाई, ओहो ओहो आगे चले गए, अथवा आ गई, अथवा देखो उसी का अथवा है, ये 5 का क्या है, अथवा है, 5 के घा का अथवा है। ठीक है भैया, 5 के घा का क्या है, अथवा है। तो वो वाली अगर मिस हो गई तो ये वाली कर लेते हैं सवाल, दोनों सवाल ही हैं। चलिए आइए इसको कर लेते हैं। सवाल क्या है, पहले क्या है, प्रश्न क्या है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है या किस प्रकृति को दर्शाता है। पहले 2 क्वेश्चन पूछा है, तो पहले लिख देना है भाई प्रकाश विद्युत प्रभाव, चैप्टर नंबर अगर आप 12-11 खोलेंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया से मिलेगा, है ना। तो जब क्या है, आपको बताया गया कई बार कि जब उच्च आवृत्ति या निम्नतम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश किसी धातु की सतह पर आपतित किया जाता है, ऐसा प्रकाश जिसकी आवृत्ति क्या हो, ज्यादा हो और तरंग दैर्ध्य मिनिमम हो, कम हो, तो जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश आपतित किया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होने लगता है। यह इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की प्रक्रिया यानी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगती है। इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो कह सकते हैं जब कोई उच्च आवृत्ति या निम्नतम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश धातु की सतह पर आपतित किया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की प्रक्रिया ही क्या होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है। और यह प्रकाश कण की प्रकृति को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। उसमें पूछा गया ना दूसरा क्वेश्चन, किसको प्रदर्शित करता है, तो कण की प्रकृति को यह क्या करता है, प्रदर्शित करता है। उसके बाद मेरे भाई इसमें है सवाल क्या दी गई है, किसी धातु की दहली आवृत्ति 3.3 गुणे 10⁻14 हर्ट्ज, आपतित प्रकाश की आवृत्ति 8.2 गुणे 10⁻14 हर्ट्ज, निरोधी विभव क्या होगा, कार्यफलन निकालिए। आइए निकाल लेते हैं। तो भैया हमने मान लिख दिया है, हमें फार्मूला लगाना है। तो देखो निरोधी विभव का मतलब ये है कि फार्मूला लगा देना सीधा सीधा, के बराबर होता है एच न्यू, आइंस्टीन के समीकरण को यूज कर रहे हैं, सीधी सीधी सी बात है।
तो ये यहाँ पे जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है वही निरोधी विभव के रूप में आती है। इसका मान 6.67 इंटू 10⁻⁻34 जूल हो गया है। न्यू का मान कितना है भाई? न्यू का मान देखो कितना है, न्यू का मान है 8.2 गुणे 10 के घाते प्लस 14। इसका मान है 3.2 गुणे 10 के घाते कितना है? 14। क्या यहाँ से हम लोग माइनस कर सकते हैं? बोलो, क्या चीजों को माइनस कर सकते हैं? आसानी से कर सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ से थोड़ा सा अगर आप इस साइड में देख लीजिए, इस साइड में आप देखेंगे, ठीक है भैया, तो यहाँ पे 8.2 में से कितना घटाना है आपको? 3.2। ये 8.2 यही तो है ना, 8.2 में से 3.2 घटा देना है। सवाल में तो यही है ना। अच्छा 3.2 नहीं मेरे भाई, ओ माय गॉड, 3.2 नहीं, 3.3 है। अभी तो मामला गड़बड़ हो जाता, अभी तो मामला गड़बड़ हो जाता। तो आपका ये हो जाएगा, जब आप इसको घटाएंगे तो k बराबर होगा 6.67 इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा? -34 जूल तो है ही है। अब यहाँ से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 12 में से 3 गया 9, ठीक है, और हो जाएगा 4.9 गुणे 10 के घाते 14। अब यहाँ पे गुणा कर देना है, फिर से गुणा कर देना। 4.9 में किससे गुणा करेंगे हम लोग मेरे भाई? 6.6 में गुणा कर देते हैं। तो 6.6 में जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 32.34 गुणे 10 के घाते -20 गुणे 10 के घाते क्या करेंगे? -20 कर देंगे। ये क्या आ गया? ऊर्जा आ गई जूल में। क्या आ गई? जूल में। काइनेटिक एनर्जी जूल में आ गई, ठीक है सर। लेकिन हमको इसको बदलना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल देंगे तो जो ऊर्जा आएगी, गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा, वही आपकी निरोधी विभव है। तो ये जो हमारी के मैक्स है 32.34 सॉरी 34 गुणे 10 के घाते -20 भैया जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6 गुणे 10 के घाते 1.6 गुणे 10 के घाते -19 से क्या कर देते हैं? भाग कर देते हैं। तो जैसे ही भाग करते हैं मेरे भाई, तो आपको क्या मिल जाता है? ये आ जाएगा आपका 20.21 इंटू 10⁻, देखो यहाँ पे -1 घात बच जाएगी। क्यों बचेगी -1? क्योंकि 19 घात नीचे माइनस में, ऊपर जाएगी प्लस में हो जाएगी। तो 20 में से 19 गया, 1 बचेगा -1। अब 1 दशमलव इधर कर देंगे, 2.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आ जाएगी। यही जो हमारी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, उसी को बोलते हैं हम लोग निरोधी विभव भी बोलते हैं। चैप्टर पढ़ना पड़ेगा जी। ये हमारा एक आंसर आ गया। दूसरी चीज हमसे क्या पूछ रहा है? दूसरी चीज भी हमसे इसी में पूछ रहा है ना, एक और कार्यफलन भी पूछ रहा है। तो ये हमारा क्या आ गया? निरोधी विभव, ठीक है सर। तो दूसरी चीज हमसे क्या पूछ रहा था इसमें? निरोधी विभव तो हो गया, गतिज ऊर्जा ही आपकी निरोधी विभव है। कार्यफलन पूछ रहा है, तो W बराबर क्या होता है? एच न्यू। अब न्यू यहाँ पे कौन सा न्यू लेंगे भाई? दहली आवृत्ति होती है। एच का मान तो पता है, 6 गुणे 10 घाते -34, ठीक है। न्यू नॉट का मान कितना है? 3.3 गुणे 10 के घाते 14। तो बस कुछ करना नहीं है भैया, 6.6 में आप मल्टीप्लाई कर दो 3.3 का, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 21.8। 21 दशमलव क्या हो जाएगा? 8। 21 दशमलव क्या हो जाएगा? 8 गुणे 10 के घाते -20। ये हो जाएगा जूल में। क्या हो जाएगा? जूल में। अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना चाहते हैं, तो वही वही काम फिर से करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना चाहते हैं तो मेरे भाई 1.78 में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम से फिर से भाग करना पड़ेगा भैया, अगर आप इसको जूल में नहीं लिखना चाहते हैं। अब आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है, तो भैया इसी में हम लोग क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। किसने से? 1.6 से। तो ये आ जाएगा आपका, देखो पावर भी बचेगी ऊपर, तो पावर इधर आ जाएगी, तो 1 दशमलव आपका सीधा सीधा 36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ये आपका आंसर, ठीक है। पावर मर जाएगी, एक पावर बचेगी, उस दशमलव इधर ला लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या इतनी बातें क्लियर हुई? तो भैया एक सवाल हमारी उधर छूटी थी, अथवा, तो अथवा वाली हमने कर ली। अब है क्वेश्चन नंबर 5 का। 5 का क्वेश्चन नंबर क्या है? 5 का क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? 5 का अंगा।
अब देखो ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, बहुत आसान है, मैं इसको फिर से नहीं करूंगा, डेरिवेशन आ गया है। क्या है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के सूत्र का निगमन कीजिए जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो। तो चैप्टर नंबर भैया चाहे 2 में चले जाओ या डेरिवेशन जो प्लेलिस्ट है डेरिवेशन, आप वन शॉट डेरिवेशन में चैप्टर 2 में ये डेरिवेशन आपको कराया गया है। आप प्लेलिस्ट में जो है वन शॉट डेरिवेशन में आपको बढ़िया से कराया गया, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग आप अपने से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत बार करा है, 3-4 बार करा रखा हूँ यार मेरे भाई। ठीक है, डेरिवेशन तो आप अपने से कर लो। आइए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर क्या है मेरे भाई? 6। अब यहाँ पे सवाल है तो करना पड़ेगा, सवाल है तो आपको करना पड़ेगा। फिर से सवाल सवाल करते हैं और प्रोसेस को समझते चलता हूँ। ये हमारा हो गया एक सेक्शन, कौन सा आ गया है? ई। क्वेश्चन नंबर आ गया है आपका 6। थोड़ा सा सवाल को मैं और लंबी चौड़ी कर दे रहा हूँ ताकि तुम्हें दिखे। अरे खुल जा। अब यहाँ पे क्या हुआ का देखो, सवाल क्या है? तुल्य धारिता, बढ़िया सवाल है भाई, ये सवाल आपको अच्छी है। और ये मैं तुम्हें बता दूं मेरे भाई, मैं तुम्हें जानकारी के लिए बता दूं आपको कि भैया ये सवाल ना एक बार मैं और लगा चुका हूं। मतलब ये जो सवाल है ना 2-3 बार पूछिए, मैंने आपको शुरुआत में कहा था ये सवाल 2-3 बार पूछा है। 20 में भी, 23 में भी, 24 में, 25 में, ये तो आई ही है। ऐसी सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, 25 में भी आई है। 5 नंबर की सवाल है मेरे भाई। कितनी नंबर की सवाल है? 5 नंबर की सवाल है। आइए देखते हैं। अरे यार खुल ही नहीं रहा, चलो चित्र में ही देखते चलिएगा। तो यहाँ पे कह रहा है संयोजन, पहले तो तुल्य धारिता निकाल लो संयोजन की, ठीक है। फिर C1 पर आवेश और संयोजन की कुल संचित ऊर्जा, 3 चीजें हमसे पूछ रहा है। तो देखो यहां से वोल्टेज लगा है, एक बार बना दूं क्या? चलिए चलिए देख लीजिए, शायद चित्र में ना आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर एक प्रतिरोध ओम है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ है, ध्यान से देखते हैं, एक जस्ट इसके यहाँ पर है, और यहाँ पे सेल लगा हुआ है प्लस, और ये माइनस 20 वोल्ट है। ठीक है सर, ये अपना C1 है, ये खुद कह रहा है ये C2 है, ये C3 है, और ये क्या है C4 है। सबका मान उसने दे रखा है। 10 माइक्रोफैरड है, 20 माइक्रोफैरड है, और ये भी 20 माइक्रोफैरड है, और ये क्या है? ये भी 20 माइक्रोफैरड है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ से जैसे ही हम चलेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ पे जैसे ही हम चलेंगे, यहाँ पे जाएंगे, तो यहाँ पे जैसे ही धारा हमारी कुछ इधर जाएगी, इधर जाएगी, और कुछ धारा हमारी इधर जाएगी। तो जब इसमें जब जाएगी तो धारा यहाँ से तक तो समान रहेगी। तो पहले यहाँ लिख देते हैं, पहले एक एक सॉल्व करते चलते हैं कि C2 व C3 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अगर ये श्रेणी क्रम में है तो भैया प्रतिरोध संधारित्र निकालेंगे तो संधारित्र श्रेणी क्रम में संधारित होता है। C डैश इसको ले लेंगे, C2 C3 बटे C2 प्लस C3। ठीक है सर, अब जैसे ही ये करेंगे तो ये हो जाएगा C2 का मान कितना है 20, गुणे हो जाएगा 20 बटे क्या हो जाएगा C2 C3 20 प्लस 20, ये हो जाएगा 2 दूना 4 यानी 400, ये हो जाएगा 40, कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 10 माइक्रोफैरड। अब ये जो 10 माइक्रोफैरड, देखो इन दोनों को हटा दिया जाएगा, तो अब ये 10 माइक्रोफैरड जो C डैश है और C1 के साथ किसके के साथ जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा? C1 के साथ कैसे जुड़ेगा? क्योंकि तार उधर ही जुड़ा है, तार का जो ये है ना पॉइंट इधर ही जुड़ा, पहले उधर को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो अब ये नाउ अब क्या होगा? अब ये जो निकला है C1 व C डैश समांतर क्रम में होगा, समांतर क्रम में होगा, क्रम में
है, होगा, होगा लिख देते हैं, में होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बस सी डबल डैश निकाल लो। तो क्या होगा, C1 प्लस सी डैश, दोनों को जोड़ देते हैं। C1 कितना है, 10 है, और सी डैश कितना है, ये भी 10 आया, तो कितना आ जाएगा, 20 माइक्रो फैरेड। ये सी डैश आ गया। मतलब आप ध्यान से सुनो मेरे भाई, ध्यान से सुनो, अब ये इसका उपयोग करेंगे। यहां पर जो हमारा टोटल इधर कितना आ गया, क्या, सी डबल डैश हमारा कितना आ गया, 20 माइक्रो फैरेड, ये आ गया। अब ये जो सी डबल डैश है, C4 के साथ कैसे जुड़ेगा, फिर से जुड़ेगा किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो अब यहां लिख देते हैं अगला, पहले तो हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो यहां लिख देंगे नाउ सी डबल डैश व C4 श्रेणी क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में होगा, क्रम में होगा, जी सर होगा, होगा तो होगा, चलिए अच्छी बात है, होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये तो आर, तो इसको निकाल देंगे तो पूरा आ जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे सी इक्विवेलेंट, यानी सी तुल्य हो जाएगा। तो सी डबल डैश इंटू C4 बटे क्या होगा, सी डबल डैश प्लस C4। आपको पता है ना, श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में, भैया श्रेणी क्रम में, को ये बात तो पता है ना गरीबों, श्रेणी क्रम में सी, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 होता है। इसी को एलसीएम ले लेके सी निकाल लेते हैं हम, वही लगा रहा हूं बार बार, ठीक है। समांतर क्रम में सीधा जोड़ देंगे, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, ध्यान देना है। आगे बढ़ो, यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ रख दो मान, सारा डाटा रख दो। सी 20 है, इसका भी मान क्या है, 20 है, और 20 प्लस 20 बराबर कितना हो जाएगा, 400/40, फिर से कटेगा, तो सी इक्विवेलेंट भी आपका कितना आ गया, 10 माइक्रो फैरेड, यानी कुल संधारित्र हमारा कितना आ गया, 10। तो ये हमारा पहला आंसर तो हो गया, पहला आंसर हमारा हो गया, पहला आंसर तुल्य धारिता आ गई, पहला आंसर हमारा हो गया। अब हमसे कह रहा है ध्यान से सुनना कि C1 संधारित्र पर आवेश निकालना है, तो C1 संधारित्र पर आवेश निकालेगा है, तो C1 संधारित्र पर पहले विभव निकालना पड़ेगा तुम्हें, तभी आवेश निकलेगा, क्योंकि विभव पूरे परिपथ का दिया है 20 वोल्ट। तो C1 यहाँ पे जो C1 लगा है ना, इस पर हमें विभव निकालना पड़ेगा। उसको कैसे निकालेंगे, तो पहले हमको भाई अलग अलग चीजें करना पड़ेगा। तो देखा, ध्यान से समझना भैया, यहाँ से पहले तो हम कुल आवेश निकाल लो। तो यहाँ से देखो सेकंड स्थिति चल रही है, यहाँ से सेकंड चल रही है, हालांकि ले यहीं से ले रहे हैं। तो कुल आवेश अगर निकालें तो Q बराबर C इंटू वी होगा, ठीक है। C का मान कुल कितना है, 10 अभी निकाला है, यानी इक्विवेलेंट, और V का मान 20, तो ये हो जाएगा कितना, 200। 200 होगा ना भैया, यही तो होगा, यही तो होगा, बोलो। अब तो सारे जहां माइक्रो कूलाम लिख सकते हैं। ये सी हम क्यों आ गया, कुल आवेश आ गया, कुल विभव पता है V, कुल धारिता पता चल गई, लेकिन हमें C1 आवेश पर क्या निकालना है मेरे भाई, C1 आवेश पर क्या निकालना है, C1 आवेश पर हमें क्या निकालना है, आवेश, C1 संधारित्र पर आवेश निकालना है। तो पहले हमको विभव निकालना पड़ेगा उस पर, C1 पर पहले विभव निकालो। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। आगे देखो भैया, समझो इसको, सवाल अच्छी है। तो हम लिख सकते हैं C1 के सिरों पर विभव, तो भैया हम क्या कहेंगे, V1 बराबर क्यों बटे क्या होगा, C, लेकिन C1 के सिरों पे, तो C1 नहीं लिखेंगे, C1 नहीं लिखेंगे, C1 के सिरों पे निकालना है, लेकिन C1 नहीं लिखना है भैया, क्यों, क्योंकि देखो ध्यान से सुनो, इस पूरे का जो है पूरा विभवांतर निकाल लियो, जितना इस पर होगा उतना नीचे वाले पे भी होगा, क्योंकि समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में विभव समान होगा ना, तो पूरे पे, इन पूरे पे कितना आया है, 200, है ना, ये हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे सी डबल डैश, तो हमारा क्यों कितना था अभी, 200 गुणे 10 के घाते 200 माइक्रो कूलम, माइक्रो फैरेड तो नहीं लिख रहा था, ठीक है, 200 माइक्रो कूलम बटे सी डैश कितना था, सी डैश कितना था, सी डैश, सी डैश, सी डबल डैश कितना था, देखो भाई 20 माइक्रो कूलम, ये आया है 20, तो 20 माइक्रो फैरेड इतना होगा। अरे बोलो जी बोलो, बोलो बोलो बोलो, 20 धम्मा 200, तो V1 कितना आ जाएगा, माइक्रो माइक्रो हट जाएगा, 10 वोल्ट, V1 कितना आ गया, 10 वोल्ट। अब हम निकाल सकते हैं, V1 हमारा क्या आ गया, 10 वोल्ट, यानी C1 पे V1 आ गया ना।
C1 पर आवेश निकाल सकते हैं आप। C1 पर आवेश कितना होगा? तो Q1 बराबर यही होगा C1V1, बोलो ना, यही तो होगा। तो C1 अब कितना है? C1 हमारा, C1 तो हमारा दिया था ना 10 माइक्रो कूलम है, माइक्रो फेरेड है। V1 कितना निकाले? 10 वोल्ट। तो कितना हो जाएगा भाई? गुणा कर, क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, बोला बोला दद्दहम्मा, 100 माइक्रो गुलाम हो जाएगा, बस यही लिख दो, ये हमारा आवेश आ जाएगा। ये दूसरा ऑप्शन हो गया। तीसरा आंसर क्या पूछ रहा था? चलिए पीछे देखिए, संयोजन की कुल संचित ऊर्जा, तो कुल संचित ऊर्जा तो U बराबर तो हाफ CV स्क्वायर होती है, CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर, तो 1/2। कुल C का मान कितना है भाई? C का मान हमने 10 निकाला, V का मान कितना है? 20, 20 गुणे 20 लिख देते हैं, कट गया 5, ये हो जाएगा 20 20 400, ये हो जाएगा क्या? क्या हो जाएगा जी? माइक्रो, माइक्रो कूलम में है क्या? हाँ माइक्रो कूलम में था, तो -6 गुणा कर दिए, तो ये हो जाएगा -6, 520, 3000 गुणे 10 घाते -6, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 10 के घाते -3 जूल। यही आपका क्या है मेरे भाई? आंसर है, यही आपका क्या है? आंसर है। तो ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट सवाल है भैया, 5 नंबर की सवाल ऐसे ना दिए आपका, तो 5 नंबर के लिए आपको जान दे पड़ी, क्या करना पड़ेगा? जान देना पड़ेगा। तो देखो दूसरा क्वेश्चन, अब इसमें का दूसरा अथवा वाला क्वेश्चन आप विद्यार्थी स्वयं कर लें, क्यों? क्योंकि क्या है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से क्या अभिप्राय है? दोनों दो समांतर चालक तारों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए, इसके आधार पर 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए। ये भी कराया है चैप्टर नंबर 4 में, आप देखिए, वन शॉट डेरिवेशन में देखिए, चाहे आप चैप्टर में देखिए, दोनों में मिल जाएगा। ठीक है भाई, ये फार्मूला आपका यही होता है, μ0/2I इंटू I1I2/R, यही आपका फार्मूला, ये आपका क्या है? सिद्ध करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चुंबकीय प्रभाव आपको समझते हैं, जब किसी चुंबक के चारों ओर कवच है, जहां चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय बल का, चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जाता है, चुंबकीय प्रभाव होता है भैया। ऑस्टेट ने यही तो बताया था कि जब किसी चालक तार में धारा का प्रवाह किया जाता है, तो उसके चारों ओर एक प्रभाव उत्पन्न होता है, उस प्रभाव को जिस भौतिक राशि से जानते हैं उसको चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, और वही आपका चुंबकीय प्रभाव होता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 नहीं है क्या? क्वेश्चन नंबर 7 कहाँ गया? कहाँ गया जी? क्वेश्चन नंबर 7 मिस हो गया क्या? ओ माय गॉड, क्वेश्चन नंबर 7 कहाँ गया? चलो देखते हैं पहले क्वेश्चन, अरे यार क्वेश्चन नंबर 7 कहाँ चला गया? मैंने लिया ही नहीं क्या इसको? देखते हैं, जो मैंने पेपर बनाया था उससे, उसमें देखते हैं पेपर क्वेश्चन नंबर 7 में क्या हुआ था। ऐसे कैसे मिस हो जाते हो यार आप लोग, ऐसे मत मिस हुआ करो। क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़ता हूँ क्या है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा ठीक है, थ्योरेटिकल है, हालांकि मैंने लिया भी नहीं है, पर क्वेश्चन नहीं, देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या, मैं पढ़ दे रहा हूँ, मैंने गलती से मुझसे मिस हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत को लिखिए, लिखाया गया है। इसके सिद्धांत पे इसकी सहायता से परावर्तन की व्याख्या करना, ये भी कराया गया है। आप चाहे वन शॉट डेरिवेशन देखिए, चैप्टर नंबर कौन सा? 11 10 देख लीजिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से कराया है। अथवा में दिया गया है क्या कि रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग का निष्कर्ष लिखिए। रदरफोर्ड का प्रकीर्णन आप जानते ही हैं। उसमें फिर पूछा गया समस्थानिक संभारिक एवं समन्यूट्रॉनिक की परिभाषा, तो ये तो आप आराम से लिख सकते हैं ना। फिर उसमें एक चीज और पूछा है, एक एएमयू में समतुल्य ऊर्जा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है, तो भैया इसको पीछे कराया गया। फिलहाल ऐसा क्वेश्चन छूटा है जो थ्योरेटिकल है और पूरा मैंने कराया है। ठीक है भाई, ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, फिर ये खत्म हो जाएगा। अब देखो ध्यान से समझो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि स्वप्रेरण, स्वप्रेरण अन्योन्य प्रेरण में क्या अंतर है, समझाते हुए स्वप्रेरण गुणांक और अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। तो पहले तो बताना है अंतर। तो देखो हम क्या बता सकते हैं स्वप्रेरण के लिए कि स्वप्रेरण में प्रेरित धारा, बहुत ज्यादा अंतर नहीं लिखना क्योंकि इसमें सवाल भी है, 4 डेफिनेशन लिखना है, एक एक अंतर लिख दो, एक एक डेफिनेशन हो जाएगा, है ना, बहुत ज्यादा अंतर नहीं लिखना है। स्वप्रेरण प्रेरित धारा, स्वप्रेरण में जो प्रेरित धारा है कुंडली की मुख्य धारा को सीधे प्रभावित नहीं करती। तो जो स्वप्रेरण की जो घटना होती है उसमें जो प्रेरित धारा होती है, प्रेरित धारा कुंडली की जो मुख्य धारा होती है उसको सीधे ये प्रभावित नहीं करती, यानी उसका विरोध करती है फिर। ठीक, जबकि अन्योन्य प्रेरण में प्रेरित धारा मुख्य धारा को सीधे प्रभावित नहीं करती है। एक मिनट,
उसमें सीधे प्रभावित करती है, सॉरी। स्वप्रेरण में जो प्रेरित धारा है वो मुख्य धारा को सीधे क्या करती है, इंप्रेस करती है, प्रभावित करती है, जबकि अन्योन्य प्रेरण में प्रेरित धारा इंड्यूस्ड करंट मुख्य धारा को क्या करती है, सीधे प्रभावित नहीं करती है, सीधे प्रभावित नहीं करती। ये एक अंतर आप लिख सकते हो। दूसरा अंतर कैसे लिख सकते हैं, दोनों के परिभाषाओं का अंतर लिख सकते हो कि भाई स्वप्रेरण की परिभाषा क्या है, जब किसी कुंडली या परिनालिका में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है ना, तो स्वयं दूसरे कुंडली में क्या एक और धारा परिवर्तित तो बहने लगती है, उसी को क्या बोलते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। अन्योन्य प्रेरण क्या है कि जब दो कुंडलियों को पास पास रखकर किसी एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है ना, तो एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो दूसरे कुंडली में भी धारा के मान में परिवर्तन हो जाता है, इस तरह से अन्योन्य प्रेरण हो जाएगा। फिलहाल ये अंतर आप लिख सकते हैं। उसके बाद स्वप्रेरण गुणांक क्या है, स्वप्रेरण गुणांक यहाँ पे L बराबर 5/I। अगर यहाँ पे धारा को एकांक कर दिया जाए तो फ्लक्स में जो परिवर्तन है वही आपका क्या है, स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है। तो लिख सकते हैं कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर परिवर्तित चुंबकीय फ्लक्स स्वप्रेरण, परिवर्तित चुंबकीय फ्लक्स यानी फाई को ही क्या बोलते हैं, स्वप्रेरण गुणांक। यहाँ पे देखो जो फार्मूला है, फार्मूले में कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित कर दो, धारा जब 1 एम्पियर हो जाएगी, जो फ्लक्स में परिवर्तन होगा वही आपका क्या होगा, स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है। ठीक है मेरे भाई। उसी प्रकार से अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। तो भैया इसमें दो कुंडलियां होती हैं, तो प्राथमिक या सूत्र लिखा है M बराबर N2 ∅2/I। अगर I1 का मान 1 कर दिया जाए, यानी प्राथमिक कुंडली में धारा के मान को 1 कर दिया जाए, तो द्वितीय कुंडली में जो फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या कहो या फ्लक्स द्वितीय कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन को ही अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। तो कह सकते हो क्या कि प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन को ही अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। आई होप कि आपको क्लियर है। अब इसी में मेरे भाई सवाल पूछा है, इसी में हमसे क्या पूछा है, सवाल पूछा है, तो सवाल भी कर ले। इतना लिखने के बाद इसमें सवाल भी है, क्योंकि 5 नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं, इतने में तो आपको मिल जाएगा 2-3 नंबर, 2 नंबर तो सवाल भी है। सवाल आइए कर लेते हैं। सवाल के लिए देखो क्या क्या दिया गया, आइए पहले पढ़ लेते हैं। सवाल में दिया है मेरे भाई कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के समतल कुंडली का 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र के 20 रेडियन पर सेकंड के कोणीय वेग से घूम रही है, तो कुंडली में अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो भैया तुम्हें एक बात बताऊं, पहले तो डाटा लिख देता हूं, 100 है, 2 है और 20 है। जो एरिया है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको पहले मीटर में बदलेंगे, तो 100 गुणे 10 के घाते -2 का 4 हो जाएगी, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी इसको हम पूरी तरह से लिखें 10⁻², मीटर स्क्वायर, 2 जीरो कट जाएगा। और फिर दिया है चुंबकीय क्षेत्र आपका बी दिया है 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओमेगा दिया गया है क्या, ओमेगा आपका दिया है, ओमेगा दिया है आपका कितना दिया था, 20, हाँ 20 रेडियन पर सेकेंड। विद्युत बल वाहक बल का मैक्सिमम मान पूछ रहा है भैया, मैक्सिमम मान तब निकलेगा, कहा भैया बोलते बोलते लगातार गला खराब, तो पानी लेके बैठा रही हूँ। हो गया, हाँ। प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको एक फार्मूला बताया गया है, देखो मैं इधर बता दे रहा हूँ, सीधा इधर क्या बताना है, सीधा सीधा फार्मूला लिखो, E बराबर होता है BA ओमेगा। क्या होता है, BA ओमेगा। जब कोणीय वेग के रूप में रहे तब विद्युत वाहक बल के लिए ये फार्मूला याद रखना है, बहुत काम का है। जो बवाल वाला फार्मूला पढ़े हो ना, बवाल, ये फार्मूला पढ़े ना, BVL साइन थीटा, थीटा मैक्सिमम हो जाता है 90, तो E बराबर BVL होता है, यहीं से निकाला गया है। वेग का जो मान है ना, जो को वेग है, तो वेग को हम लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं भैया, वेग हम वेग को लिख सकते हैं, वेग को आप लिख सकते हो जो भी लिखना। अगर इसको हम कोणीय वेग के रूप में बदलेंगे तो ये हो जाएगा, छोड़ो, वेग को हम 4 गुणे समय लिख सकते हैं, तो वो लिखने की कोई जरूरत नहीं, फिलहाल समय नहीं यहाँ पे। यहाँ पे यही लिखाना है, E बराबर B का मान कितना है 2, A का मान कितना 10⁻², और ओमेगा का मान है 20, 20 दोनों हो जाएगा 40 गुणे 10 के घाते -2। सिंपल सी सवाल है, E बराबर हो जाएगा
4 गुणे 10 घातीय -1 या ई बराबर कैसे 0.4 वोल्ट। बस इतना काम करो, खत्म। फार्मूला याद रखो, बस काम कर 35। क्या है, ये सब टिटिम्मा करने की कोई जरूरत नहीं है, फार्मूला याद रखो, ठीक है। जब कोणीय वेग के रूप में क्षेत्रफल दिया हो तब विद्युत वाहक बल पूछे तब ये याद रखना है आपको। अब मेरा भाई लास्ट प्रश्न चलेगा, मेरे पास है लास्ट प्रश्न है, वो है ये लास्ट प्रश्न है आपके सामने। ये लास्ट प्रश्न है क्या कि ठोसों में ऊर्जा बैंड के आरेख के आधार पर चालक, अर्धचालक, कुचालक में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है सर, पहले ये करते हैं। तो देखो क्या है, मैंने हेडिंग लगा दिया कि ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अर्धचालक और अचालक में अंतर। चालक, अर्धचालक और अचालक मैंने लगा दिया। तो सीधे सीधे पता है, सबको पता है ये चीज, अच्छी अच्छी बातें हैं, सबको पता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फटाफट लिख के इसको हम बढ़ते हैं आगे। तो देखो, तो वे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से होता है वो क्या होते हैं, चालक कहलाते हैं। इसमें भी चालक में बताना है तो भैया दो तरह से बैंड होते हैं। बैंड आपके दो प्रकार से होते हैं, एक होता है चालन बैंड, जो ऊपर वाला सीबी है उसको हम चालन बैंड कहते हैं, वीबी को बोलते हैं संयोजन बैंड। इन दोनों बैंडों के बीच की गैपिंग को बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल, उसको बोलते हैं ईजी। तो चालक में क्या होता है, संयोजन बैंड और चालन बैंड के बीच का जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है बहुत कम होता है, यानी 0 होता है। एक ये तरह लिख सकते हैं। फिर लिख सकते हैं अर्धचालक में वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम तथा अर्धचालकों से अधिक होती है उसे हम क्या बोलते हैं, अर्धचालक कहते हैं। ठीक है सर, इसमें भी दो बैंड होता है भाई, चालन बैंड नीचे होता है, संयोजी बैंड नीचे होता है, चालन बैंड ऊपर होता है। इसमें जो गैपिंग होती है थोड़ा ज्यादा होती है। इसमें चालन बैंड और चालन बैंड ये और संयोजी बैंड में जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है ईजी का जो गैपिंग है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम। अगर संयोजी बैंड और चालन बैंड में अंतर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या है, कम है, तो क्या होता है, वो अर्धचालक पदार्थ होता है। ठीक, अगला वे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता उसे अचालक कहते हैं। इसमें क्या होता है, चालन बैंड यानी कि संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच का जो अंतर है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है, अधिक होता है। अगर मैंने मेगा बोल दिया होगा तो सॉरी, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है, अधिक। तो जब भी संयोजी बैंड और चालन बैंड के वर्जित ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होगा तो वो अचालक कहलाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा तो अर्धचालक कहलाएगा। अगर उसमें की गैपिंग 0 के बराबर है, लगभग 0 है ना, तो वो हो जाएगा चालक। ये तीनों का अंतर है। ठीक है भैया। उसके बाद उसी में प्रश्न पूछ रहा है क्या, एक प्रश्न और पूछा है क्या कि शुद्ध अर्धचालकों में डोपिंग की क्या आवश्यकता होती है। तो देखो भैया, शुद्ध अर्धचालक की जो चालकता है बहुत कम होती है, उसमें हम अशुद्धि मिलाकर इसकी चालकता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो वही मैंने लिख दिया है कि शुद्ध अर्धचालकों में डोपिंग यानी अशुद्धि मिलाकर इसकी चालकता बढ़ाई जाती है। इसकी मतलब यह है कि शुद्ध अर्धचालकों की चालकता क्या होती है, बहुत कम होती है। डोपिंग का मतलब अशुद्धि मिलाकर उसकी चालकता को हम लोग क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ये दो प्रश्न हो गया। उसके बाद इसमें सवाल है। सवाल क्या है कि दिए गए परिपथ में डायोड D1 व D2 में धारा का मान ज्ञात करना है। डायोड D1 व D2 में क्या है, धारा का मान ज्ञात करना है। तो मेरे भाई मैं यही कर दे रहा हूं इस सवाल को, आगे करूं कि ना करूं, चलिए आगे नहीं करते हैं, यही कर देते हैं। छोटी सी सवाल है, यहीं पे कर देना, तो आप ध्यान से देख लो। यहीं पे इसके बगल में ही सोल्यूशन मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ, सवाल के बगल में ही, तो आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। तो वो कह रहा है कि डायोड D1 व D2 में, तो D1 का जो प्रतिरोध है, D1 का प्रतिरोध कितना है, R कितना है, 10 ओम है। ठीक है, वोल्टेज अपना V कितना है, 2। यहाँ से तो हम धारा निकाल सकते हैं। तो धारा I बराबर क्या होती है, पहली स्थिति है धारा I बराबर क्या होता है, V बाई R। यहाँ से 2/10 क्या हो जाएगा, 2/10, यानी कि चल ही नहीं रहा है, यानी कि 1/5 हो जाएगा। चल जा मेरे भाई, यानी कि धारा अगर भाग कर देंगे तो दशमलव कितना आ जाएगा, 0.2 एम्पियर, एक आ गई। यानी कि D1 वाले में क्या है, D1 डायोड में धारा कितनी आ जाएगी, D1 डायोड में धारा कितनी है, इसमें जो धारा बह रही है वो कितनी है, मैंने बता दिया 0.2 एम्पियर की धारा बह रही है। ठीक है। सेकंड में D2 में कोई धारा नहीं बहती है। क्यों, क्योंकि आप ध्यान से देख रहे हैं ना, जो प्रतिरोध है ना,
यहाँ पे जो सेल है ना वो किससे जुड़ा है, उत्क्रम अभिनति। जो पहली वाली स्थिति थी वो आपकी अग्र अभिनति है, दूसरी वाली क्या है, पश्च अभिनति। पश्च अभिनति में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, मैंने बताया था क्यों, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से डायोड D2 में कोई भी धारा, डायोड D2 में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, कोई धारा नहीं बहती है। तो सही से लिख दो यार, बहती है। ठीक है, तो D1 में धारा 0.2 एम्पियर की है, D2 में कोई धारा नहीं बहेगी, धारा यानी कट हो जाएगी, बस खत्म। क्यों D2 में नहीं बहेगी, क्योंकि D2 क्या है, उत्क्रम अभिनति है। क्या है, उत्क्रम अभिनति है। उत्क्रम अभिनति में कोई धारा की प्रवाह नहीं होती है मेरे भाई। ये हो गया चैप्टर आपका खत्म। ओ सॉरी, चैप्टर नहीं, अनसॉल्व खत्म हो गया। यहाँ पे नीचे वाला क्वेश्चन देखो, अथवा करके ये कर सकते हो, किसी गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र लिखे। चलिए, इसकी सहायता से लेंस मेकर फार्मूले का निगमन करेंगे। ये लेंस मेकर फार्मूला ही है। तो दर्शाइए क्या होता है लेंस की फोकस दूरी है। भाइयों चैप्टर नंबर 9 में चले जाओ, वन शॉट डेरिवेशन में। इस डेरिवेशन को बहुत अच्छे से सेम टू सेम कराया गया, यही क्वेश्चन ही कराया गया है, तो वहां से आप कर लो मेरे भाई। यहां से मैंने क्या किया, पूरा चैप्टर कर दिया खत्म मेरे भाई। आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट होगा, कोई चीजें अगर छूट रही हैं तो आपको मुझे बताना। अच्छा, एक चीज और छूट रही थी, मैं आपको बता देता हूँ, शायद मुझसे मिस हो गई थी। ये क्वेश्चन मैं भाई कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन कोई खास आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मीटर सेतु पर बेस्ड है। हालांकि व्हीट स्टोन सेतु का प्रोसेस लगेगा, लेकिन मीटर सेतु की पर बेस्ड है। मीटर सेतु सिलेबस से कट गया है, वो चला गया है आपका प्रैक्टिकल भी, इसलिए अथवा में दिया गया था। तो आप इसको नहीं भी करते हैं तो यहाँ पे आपको नंबर मिल जाता है, उस पर ज्यादा आप परेशान नहीं होइए। तो आई होप कि आपको क्लास पूरी क्लियर है। जो भी डाउट हो आप बताइएगा मेरे भाई। हम मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी।